अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा न्यूरल नेटवर्क के बारे में एक ओवरव्यू ले लेते हैं। न्यूरल नेटवर्क जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिसर्च एरिया में। हम डेली लाइफ में ऐसे बहुत से एप्लीकेशन यूज करते हैं जिसमें न्यूरल नेटवर्क यूज हो रहा होता है। जैसे अगर एग्जांपल देखी जाए तो गूगल ट्रांसलेट हो गया, गूगल असिस्टेंट हो गया। न्यूरल नेटवर्क जो है, तीन मेजर टाइप्स होती है न्यूरल नेटवर्क की। एक होती है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जिसको हम ANN भी कहते हैं, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क जिसको CNN भी कहा जाता है, और रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क जिसको RNN भी कहा जाता है। तो आगे हम बात करते हैं कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या होता है। अब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, इन तीन लफ्जों पर अगर फोकस करें आप लोग, तो आप लोगों को क्या लगता है क्या होगा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बताती हूँ क्या होता है। न्यूरॉन्स का कनेक्शन होता है, वो भी आर्टिफिशियली। कैसे होगा, सबसे पहले तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, ठीक है। कहाँ से आया, क्यों आया, क्या जरूरत पड़ी थी इसको आने की। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या है कि न्यूरॉन्स का एक कनेक्शन होता है ये, ठीक है। ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर्ड होके बनाया गया था। जैसे ह्यूमन ब्रेन में कोई इंफॉर्मेशन आती है, प्रोसेस होती है, फिर आगे उसको ट्रांसफर किया जाता है एक सेल से दूसरे सेल में, ठीक है। ANN जो है वो डीप लर्निंग का एल्गोरिथम है। क्या है, डीप लर्निंग का एक एल्गोरिथम है जो कि सॉल्व करता है प्रॉब्लम को। अब कौन सी प्रॉब्लम होंगी सॉल्व करने के लिए। हमारा जो ह्यूमन ब्रेन होता है ना, वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता। तो उसको ओवरकम करने के लिए ANN इंट्रोड्यूस कराया गया। ANN जो है इम्पॉसिबल जो काम होता है ना, जो ह्यूमन ब्रेन नहीं कर सकता है, ठीक है, वो ANN जो है वो सॉल्व कर देता है। अब इसको हम डेली लाइफ एग्जांपल से देखते हैं। आपको पता है कि हमारे ब्रेन में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो इसी को मैंने एग्जांपल में आपको बताने की कोशिश की है कि जैसे हमने किसी गर्म चीज को हाथ लगाया, ठीक है। तो क्या होता है गर्म चीज को हाथ लगाने से, बहुत ज्यादा गर्म जो चीज होती है ना, उसको जब हम जरा सा भी टच करते हैं ना, तो हमारा ब्रेन जो है वो डिटेक्ट कर लेता है कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, जो अलर्ट होता है हमारे दिमाग में कि ये ठीक नहीं है, यहाँ से हाथ हटा लेना चाहिए। तो हमने जब हाथ लगाया, ठीक है, तो क्या होगा, इनपुट सिग्नल जो है, इनपुट सिग्नल डेंड्रॉइड्स जो है वो सिग्नल देगा न्यूरॉन्स को, ठीक है। न्यूरॉन्स, अब यहाँ पे आप लोग देखें हमारे ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, ये तो भी सिंपल एक एग्जांपल है ना। तो हर न्यूरॉन जो होता है ना, वो इंफॉर्मेशन जो है कहीं ना कहीं तो स्टोर करेगा। सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो होती है ना न्यूरॉन से, वो हमारे पास आती है सेल बॉडी यानी कि सोमा के अंदर, ठीक है। सोमा जो है ना, वो सारे की सारी न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। फिर यहाँ पे क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, ठीक है, कंप्यूटेशन होती है। फिर उसके बाद क्या होता है, जब यहाँ पे सारा काम हो जाता है तो फिर क्या होता है, सोमा के थ्रू ही हमारे पास एक्सॉन टर्मिनल के पास जो है वो सिग्नल जाते हैं। और यहाँ से फिर क्या होता है, हमें आउटपुट मिलता है कि हाँ, बहुत गर्म है, बहुत गर्म है, जिस जो तुमने हाथ लगाया है ना, जिस चीज को भी तुमने हाथ लगाया है वहां से हाथ हटा लो, तुम्हारा हाथ जलने का खतरा हो सकता है, ठीक है। हमारा दिमाग अलर्ट होता है। तो सेम यही काम अगर हम आर्टिफिशियली देखें, तो क्या होता है, XY हमारे पास क्या होंगे, न्यूरॉन्स होंगे, ठीक है, जिससे इनपुट हम लोग दे रहे हैं। मतलब आप आर्टिफिशियली हम देख रहे हैं तो डेटा सेट से हमारे पास इनपुट आ रहे हैं, इनपुट आ रहे हैं डेटा सेट से, तो वो क्या होगा, आगे कहीं ना कहीं तो जाएंगे। तो सोमा के अंदर जाते हैं, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, F(x) क्या है हमारे पास, यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है। सेम वही काम जैसे सेल बॉडी यानी सोमा के अंदर हो रहा होता है, यहाँ पे प्रोसेस होगी इंफॉर्मेशन, देन हमारे पास Z यानी कि आउटपुट के थ्रू हमें आउटपुट रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं लेयर्स के बारे में। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की ना तीन लेयर्स होती हैं। एक होती है इनपुट, दूसरी होती है हिडन लेयर, और तीसरी होती है आउटपुट लेयर।
इनपुट लेयर क्या होता है कि जैसे हम डेटा सेट से ना हमने कोई इंफॉर्मेशन ली है, ठीक है, कोई इनपुट लिया है, कोई हमने कोई डेटा सेट से ना कोई हमने इंफॉर्मेशन उठाई है, कहीं से भी आपने इंफॉर्मेशन उठाई है डेटा सेट से, ठीक है, तो वो हमारे पास इनपुट लेयर में आएगी। इनपुट लेयर आगे कहीं ना कहीं तो ट्रांसफर करेगी ना, हमें रिजल्ट चाहिए, तो हिडन लेयर के अंदर ट्रांसफर होगा। अब आप हिडन लेयर को थोड़ा सा अ, अपने न्यूरॉन्स जो मैंने एग्जांपल दी थी ना उसके साथ अगर आप कनेक्ट करें ना, तो क्या हो रहा था वहां पे, डेंड्रॉइड्स के पास सिग्नल आते थे, डेंड्रॉइड्स के पास सिग्नल आने के बाद सोमा था जहाँ पे सारी की सारी जो न्यूरॉन्स होते हैं जो इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है, उन सब से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता था। देन वो हमारे पास एक्सॉन लेयर सॉरी एक्सॉन टर्मिनल के अंदर जाता था, इंफॉर्मेशन लेके जाता था और फिर हमारे पास रिजल्ट हमें मिलता था। इसी तरह हमारे पास हिडन लेयर में भी काम हो रहा है, ठीक है। हिडन लेयर के बाद वो क्या होता है कि आउटपुट लेयर में हमारे पास हिडन लेयर में जो भी प्रोसेसिंग होती है वो आउटपुट लेयर में जाती है, आउटपुट लेयर से हमें हमारा रिजल्ट मिलता है जो हमें चाहिए होता है। अच्छा, यहाँ पे एक बात है नोट करने की कि अब यहाँ पे आप लोग इस एग्जाम्पल में देखें, हर एक नोड दूसरे नोड से इंटरकनेक्टेड है। जैसे हमारे न्यूरॉन्स इंटरकनेक्टेड होते हैं, सेम हमारा काम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में भी यही होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास आ जाते हैं कंपोनेंट्स। अच्छा जी, कंपोनेंट्स एएनएन के बेसिक कंपोनेंट्स, एक्टिवेशन फंक्शन, समेशन फंक्शन, बायस और वेट। इनको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगी, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप पहले इस फिगर में देखें, ठीक है, हमारे पास इनपुट आ रही है प्लस वेट, देन प्री एक्टिवेशन फंक्शन, एक्टिवेशन फंक्शन और हमें मिल रहा है आउटपुट। अब प्री एक्टिवेशन फंक्शन और एक्टिवेशन फंक्शन में क्या हो रहा है, देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास आ रही है इनपुट, जैसे हमारे पास था यहाँ पे, ठीक है, वेट है, सेम यही वेट है। अब मैं आपको बताती हूँ कि प्री एक्टिवेशन फंक्शन में क्या हो रहा है, फिर एक्टिवेशन फंक्शन में आएंगे, ठीक है। स्टेप वन क्या होता है प्री एक्टिवेशन फंक्शन में, जो हमारे पास इनपुट आती है ना, ठीक है, वो और जो हमारे पास वेट है, ये दोनों होते हैं मल्टीप्लाई, स्टेप वन। स्टेप टू में क्या होता है, जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस 22 जो है हमारे पास वो होता है ऐड, ठीक है। ये दो पॉइंट्स जो हैं वो हमारे पास होते हैं प्री एक्टिवेशन फंक्शन में। जब हमारे पास ये हो गया, ठीक है, तो हमारे पास आगे नेक्स्ट स्टेप आ जाता है एक्टिवेशन फंक्शन। अब एक्टिवेशन फंक्शन जो होते हैं ना वो सेवरल टाइप्स के होते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, देन हमारे पास क्या आ जाता है आउटपुट, सेम। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है, वेट क्या होता है, बायस क्या होता है, ठीक है। एक्टिवेशन फंक्शन जो होता है ना वो आउटपुट जनरेट करने का काम करता है, यानी आउटपुट को डिफाइन करने का काम हमारे पास होता है एक्टिवेशन फंक्शन में, ठीक है। अब हमारे पास आ जाती है बात बायस की। बायस हमारे पास क्या होता है कि हम चेक करते हैं कि हमारी जो प्रिडिक्शन है ओरिजिनल वैल्यू से वो कितनी दूर है, ठीक है। और हमारे पास वेट क्या होता है कि हमारा जो मॉडल है ना कितना फ्लेक्सिबल हो सकता है, हम उसको वेट जो है ना हमारा वेट वो यूज करके चेक करते हैं। अब हम बात करते हैं हैवीसाइड फंक्शन की। हैवीसाइड फंक्शन जो होता है वो होता है कंडीशनल बेस्ड फंक्शन, या ट्रू है या फॉल्स है, या जीरो है या वन है। हमारे पास ये एक इक्वेशन होती है जो यूज की जाती है हैवीसाइड फंक्शन में। अब यहाँ पे ए जो है ना, ए वो हमारे पास होता है थ्रेशोल्ड। ये मैं आपको बताती हूँ थ्रेशोल्ड क्या होता है। सबसे पहले इस इक्वेशन को देखें, वन इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, यानी कि एक्स में जो भी वैल्यू होगी अगर वो ग्रेटर देन या इक्वल टू ए होगी तो वन होगा, अदरवाइज होगी जीरो वैल्यू। ग्राफ आप लोग देख सकते हैं, ग्राफ में या तो इफ है या तो एल्स है, या जीरो है या वन है। अब आप लोग एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोगों को ना थ्रेशोल्ड के बारे में बताती हूँ। थ्रेशोल्ड क्या है,
जैसे हमने किसी गर्म चीज को हाथ लगाया, जैसे मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दी थी न्यूरॉन्स की, इसी तरह यहाँ पे भी एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। कोई गर्म चीज हमने ली, हमने उसको हाथ लगाया, तो उसका टेम्परेचर तो होगा ही होगा, जाहिर सी बात है। ज्यादा से ज्यादा, कम से कम टेम्परेचर तो होना ही होना है। तो हमारी जो स्किन है ना, वो डिटेक्ट करेगी हमारे लिए कि हमारे लिए सेफ है वो चीज कि नहीं, ठीक है। तो हमारी जो स्किन के जो सिग्नल है ना, वो न्यूरॉन्स के पास जाएंगे, न्यूरॉन्स डिटेक्ट करेगा टेम्परेचर ज्यादा है या नहीं। हमने किसी गर्म चीज को हाथ लगाया तो टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा। तो जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हमें सिग्नल मिलेगा कि हाथ हटा लिया जाए, जिस चीज को आपने हाथ लगाया वो बहुत गर्म है। इसी तरह अगर देखें तो, इसी तरह अगर थ्रेश होल्ड 3 है, यहाँ पे अगर आ गया हमारे पास 3, ठीक है, और जो हमारे पास एक्स की वैल्यू है वो है 4, इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट किया तो 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी कि कंडीशन 1 है, यानी कि टेम्परेचर ज्यादा था, हाथ हटा लिया जाए, आउटपुट 1 होगी। समझ में आ रही है? यानी कि आउटपुट हमारे पास 1 होगी, टेम्परेचर ज्यादा था टेम्परेचर ग्रेटर था, ठीक है, थ्रेशोल्ड से। जब थ्रेशोल्ड से टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो हाथ हमने हटा लिया, आउटपुट क्या आ जाएगी, 1। इसी को ना मैं आप लोगों को हम इक्वेशन के थ्रू समझते हैं, ठीक है। इस पिक्चर को आपने पहले भी देखा होगा, तो घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल वही काम करना है हमने। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने ना हैवी साइड फंक्शन यूज करना है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था ना कि हमने एक्टिवेशन फंक्शन लगाने हैं, तो एक्टिवेशन फंक्शन सेवरल टाइप्स के होते हैं। तो हम यहाँ पे हैवी साइड फंक्शन लगा के चेक करते हैं, ठीक है। और मैंने आप लोगों को बताया कि हैवी साइड फंक्शन में या 0 होता है या 1, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। अब यहाँ पे आउटपुट कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, ये हम अभी देखते हैं। हमने यहाँ पे दिए इनपुट x1 और x2 में, यानी कि हमने ले लिया a और b। इसमें जो जो इनपुट आ रही है वो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। हमने यहाँ पे a की वैल्यू लिख ली, हमने b की वैल्यू लिख ली, यानी कि x1 की वैल्यूज लिख ली, x2 की वैल्यूज लिख ली। अब आउटपुट कैसे आया वो हम इसके थ्रू देखेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले तो हमारे पास इनपुट आया, हमने उसको वेट के साथ मल्टीप्लाई किया। स्टेप 1 में हमने ये काम किया था। स्टेप 2 में हमने क्या काम किया था, हमने 22 के साथ कर दिया उसको प्लस। तो हमारे पास ये तो काम हो गया था प्री एक्टिवेशन फंक्शन में, ठीक है। एक्टिवेशन फंक्शन में अब हमारी बारी यहाँ पे आती है हैवी साइड फंक्शन लगाने की। तो हम यहाँ पे हैवी साइड फंक्शन कैसे लगाएंगे, उसके लिए हमारे पास है फार्मूला, ठीक है। और वो फार्मूला कौन सा है, मैंने आप लोगों को पहले बताया था, इफ वाली कंडीशन वाला, याद होगा आप लोगों को। x ग्रेटर देन इक्वल टू ए हमारे पास क्या था, थ्रेशोल्ड। तो उसी को हमने अब यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। तो सिंपल हमने क्या करना है, जो हमारे पास प्री एक्टिवेशन फंक्शन में काम होता है ना, हमने बिल्कुल वैसे ही काम करना है, ठीक है। इनपुट लिया, उसको वेट के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस हमारे पास आ गया 22। अब यहाँ पे ना हमारे पास दो इनपुट है, तो हमने दोनों इनपुट के साथ इसी तरह काम करना है, ठीक है। अब दो इनपुट है, इनपुट लिया, वेट के साथ मल्टीप्लाई किया, 22 हमारे पास बाद में आएगा। सबसे पहले हमने, जब हमारे पास दो इनपुट आती है ना, तो हमने दो इनपुट को पहले सम करना होता है, देन हमने 22 को प्लस करना होता है। ये सब मैंने पहले आपको इसलिए नहीं बताया, सिंपल मैंने आपको बताया था कि कैसे काम हो रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास ना दो इनपुट आ रही हैं, तो दो इनपुट आनी है, तो हमने कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ना कि हम 22 के साथ उन दोनों को प्लस करें। तो हम सबसे पहले दोनों को, जो हमारे पास दो इनपुट हैं, ठीक है, वेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, उनको प्लस करेंगे, ठीक है। प्लस करने के बाद हम ना, जो हमारे पास 22 आएगा उसके साथ हमने कर देना है उसको ऐड। तो जब हमने उसको ऐड किया और 22 हमारे पास क्या था, -1। वेट 1 और वेट 2 हमारे पास दिए हुए हैं, सिंपल हमने वैल्यूज पुट करना है फार्मूला में, और हमारे पास जो वैल्यू आएगी, जो हमारे पास आउटपुट आएगा, 0.5 आया, ठीक है। अब आप देखें 0.5 ग्रेटर देन 0 है कि नहीं, कंडीशन क्या हो जाएगी, 1, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिया। अब हम इसको देखते हैं, इधर हमने x1 में क्या पुट किया, 0, ठीक है। x2 में हमारे पास सबसे पहले क्या आया, 0। आप लोग यहाँ पे देखें, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ना चार की चार वैल्यूज आ रही हैं। तो हमने क्या किया, 0 वेट के साथ उसको किया मल्टीप्लाई,
प्लस जो मैंने आपको बताया था सम करना है, ठीक है। x2 जो हमारे पास इनपुट थी और वेट 2, ठीक है, इसको किया मल्टीप्लाई, बीच में आया था प्लस, आगे आ गया +22, हमारे पास आया -1, तो हमने यहाँ पुट कर दिया -1। अब जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आया है -1। अब -1 क्या है, लेस देन है 0 के, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी, 0 हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। इसी तरह सेम प्रोसीजर करना है नेक्स्ट के लिए। नेक्स्ट में हमारे पास 0 थी एक वैल्यू x1 की, दूसरी क्या थी x2 की वैल्यू 1, तो हमने सेम वही काम करना है। अब वेट 1 और वेट 2 1.5 1.5 है, इसी तरह हमने यहाँ पे पुट की है -1 और 0.5 वैल्यू है, 0.5 ग्रेटर देन है 0 से, और कंडीशन हमारे पास क्या हो जाएगी, ट्रू। तो सेम इसी तरह हमने सारे काम करने। अब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप अब हम लोग लिखते जाएंगे, हमने ये काम कर लिया, हमने सारा काम कर लिया। अब हमने क्या काम करना है, एक्टिवेशन फंक्शन का काम करना है। तो एक्टिवेशन फंक्शन का हमने कैसे काम करना है, ग्राफ के थ्रू देखते हैं कि हम लोग किस तरह से हमारी जो वैल्यूज हैं वो वेरी हो रही हैं। तो सेम काम करना है, जो हमारे पास वैल्यू आई है ना ये वाली, ठीक है, हमने इसको ग्राफ के साथ कंपेयर करना है, मतलब ग्राफ में हमने देखना है कि हमारी वैल्यूज किस तरह से वेरी हो रही हैं। तो 0 पे एक्स एंड वाई एक्सिस, 0 आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। अब 0 पे 1 आना चाहिए, तो 0 ये 0 है, ठीक है, 1 पे 1 आना चाहिए, तो हमने क्या किया, 1 लिख दिया। इसी तरह 1 पे 0, तो हमने 1 पे 0, 1 पे 1, तो ये सारी की सारी अब जब हमने कंपेयर की इसके साथ, तो हमारा ग्राफ बन गया, और हमने सिंपल यहाँ पे देख लिया कि हमारी तो ये कंडीशन ट्रू हुई, ठीक है, या फिर इफ होती है या तो एल्स होता है, तो हमने ग्राफ के थ्रू में पता लग गया, हमने एक्टिवेशन फंक्शन भी परफॉर्म कर लिया, ठीक है। ओके, अब हमारा आगे टॉपिक है सिग्मॉइड फंक्शन, ठीक है, वो ही है एक्टिवेशन फंक्शन का। हैवी साइड फंक्शन काम कर लिया हमने उस पे, अब हम बात करते हैं सिग्मॉइड फंक्शन पे। अब हम सिग्मॉइड फंक्शन का देखते हैं कि ये किस तरह काम करता है। सिग्मॉइड फंक्शन जो है वो बेसिकली 0 और 1 की रेंज पे लाई करता है। सिग्मॉइड फंक्शन जो है वो एस की शेप पे होता है, ठीक है, एक कर्व शेप होती है, जैसे ये ग्राफ में है ना, ये जैसे ये एस जो है ना ये बना होता है। तो ये जो है ना यूज होता है हमारे जो एरर आते हैं ना काफी सारे, तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग सिग्मॉइड फंक्शन ज्यादातर यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास के ए एंड एम के स्टेप्स। अब यहाँ पे हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के स्टेप्स देखेंगे, उसकी डेरिवेशन देखेंगे, किस तरह से काम होता है। उसके अंदर मैं आप लोगों को सिग्मॉइड फंक्शन लगा के दिखाऊंगी कि किस तरह से सिग्मॉइड फंक्शन उसके अंदर काम करता है। हैवी साइड फंक्शन का तो मैंने आप लोगों को बता दिया, सेम वैसे ही काम हमने अब ए एन एम में करना है, मतलब सिग्मॉइड फंक्शन में, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज होगा। सिग्मॉइड फंक्शन बात तो वही होती है, लेकिन थोड़ा बहुत जो है ना वो फंक्शंस जो है एक्टिवेशन के ही हैं, लेकिन थोड़ा बहुत इन दोनों में चेंजेस है। हम पहले फॉरवर्ड प्रोपोगेशन की बात करते हैं, फिर हम बात करेंगे बैकवर्ड प्रोपोगेशन की। अब फॉरवर्ड से क्या आप लोगों को लग रहा होगा, फॉरवर्ड यानी कि आगे जाना, जैसे इस फिगर में आप लोग देखें, इस गिफ्ट में फॉरवर्ड यानी कि आगे जा रहे हैं, ठीक है। फॉरवर्ड में हम सिर्फ आगे जा सकते हैं, अगर कोई हमारे पास एरर आया है तो हम उसको रिड्यूस नहीं कर सकते, ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है फॉरवर्ड प्रोपोगेशन का। तो उसको कम करने के लिए, उस एरर को ढूंढने के लिए, उसका देखने के लिए कहाँ पे एरर आया है, तो हम ना बैकवर्ड प्रोपोगेशन यूज करते हैं, ठीक है। बैकवर्ड प्रोपोगेशन क्या होती है कि हम लोग सारे के सारे वेट जो होते हैं ना वो एडजस्ट करते हैं, मतलब न्यू वेट आते हैं। तो हम पहले फॉरवर्ड प्रोपोगेशन की बात करते हैं। फॉरवर्ड प्रोपोगेशन में क्या होता है, सबसे पहले तो इस फिगर को गौर से देखें, ठीक है। हमें ना
इसमें फार्मूलाज बहुत ज्यादा यूज करने पड़ेंगे और इतने फार्मूलाज होंगे, लेकिन घबराने की बात नहीं है। डेरिवेशन थोड़ी सी टफ है लेकिन इतनी टफ नहीं है। हम लोग मतलब स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ना तो हमें अच्छे से आएगा। तो इस फिगर को पहले गौर से देखिए, हमें इनपुट दिया है, ठीक है, हिडन लेयर है हमारे पास और आउटपुट लेयर है, दो हमारे पास बायस हैं और साथ हमारे पास वेट है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। स्टेप वन, फॉरवर्ड प्रोपोगेशन का स्टेप वन। अब इनपुट लेयर जो है, इनपुट लेयर आउटपुट लेयर, सॉरी, हिडन लेयर को अपनी इनपुट देगी, मतलब आउटपुट देगी, ठीक है। अब हिडन लेयर के पास जो इनपुट आई है वो, और हिडन लेयर जो आउटपुट देगी वो, हमने दोनों सॉल्व करना है। क्या करना है? हिडन लेयर के पास जो इनपुट आई है वो, जो इनपुट लेयर ने दी है, और आगे जो ट्रांसफर करेगा आउटपुट O1 को आउटपुट लेयर को, वो दोनों सॉल्व करना। फार्मूलाज आप लोगों को थोड़ा देखा देखा लग रहा होगा, क्यों हमने ये काम किया हुआ है पीछे। हमने ये कहाँ पे किया था? जहाँ पे हमने वेट और जो हमारे पास इनपुट आया था वो मल्टीप्लाई किया था, साथ बायस आया था, कहाँ पे? हैवी साइड फंक्शन में। तो हमने ये वही काम करना है, फार्मूला वही लगाया, सेम वैल्यूज पुट की, और हमारे पास आ गया आंसर 0.377। वही काम हमने ना, इनपुट ले ली, ठीक है, जो हमारे पास इनपुट आई थी वो हमने सॉल्व कर ली। अब जो आउटपुट देनी है वो भी तो निकालेंगे ना। तो वो कैसे निकालेंगे? हैवी साइड फंक्शन यूज किया था हमने, आप लोगों को याद होगा पीछे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम यूज करेंगे सिग्मॉइड फंक्शन, ठीक है। तो सिग्मॉइड फंक्शन क्या है? 1/e⁻ -h, मतलब जो हिडन लेयर का जो इनपुट है ना, जो हमारे पास 0.377 आई है, वो हमने इसके अंदर पुट किया, कैलकुलेट किया, तो हमारे पास आंसर आ गया। सेम यही काम H2 के अंदर करना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास दो हिडन लेयर्स हैं, H1 और H2। इसी तरह इनपुट टू भी है हमारे पास, तो इनपुट टू H2 को तो देगी, और H2 के पास जो आया और जो देगा, हमने दोनों फाइंड करने। तो हमने दोनों यही काम करने। अब यहाँ पे थोड़े वेट का आपको नजर आ रहा होगा चेंज है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास W3 और W4 है, और ऊपर हमारे पास W1 और W2 था। तो हमने पुट किया और हमारे पास आ गया आंसर। अब स्टेप टू, हिडन लेयर के पास जो आया था, जो उसने देना था, हमने दोनों फाइंड कर लिए। अब यही काम जो O1 के पास आया है और जो O1 ने हमें देना है, हमने वो भी तो सॉल्व करना है। वही फार्मूला यूज होगा जो हमने H1n में यूज किया था। हमने जो यूज किया वही हमने O1 में यूज करना है। वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास आ जाएगा आंसर। इसी तरह हमने O1 आउट भी फाइंड करना है, तो उसके लिए भी वही फार्मूला होगा। हमने जो हमारे पास 1.10 आया था वो हम पुट करेंगे पावर में, ई की पावर में, और हमारे पास 0.751 समथिंग आंसर आ जाएगा। इसी तरह और टू में भी करना है, और टू में भी हमने वैल्यूज पुट की, और O2 का हमने फाइंड कर दिया, जो हमें वैल्यूज, जो हमें रिजल्ट चाहिए था। अब जो लिया और जो दिया, O1 ने जो लिया और जो दिया, दोनों फाइंड होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, हमें डिजायर्ड वैल्यू जो है, मतलब ये जो हमारे पास है ना डिजायर्ड वैल्यू, ये हमारे पास 0.01 और O2 के 0.99। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये वैल्यू नहीं आई। ई टोटल इक्वल टू समेशन 1/2 टारगेट प्लस O बाय P पार्ट 2। यहाँ पे हमने अपनी वैल्यू पुट करनी है, टारगेट वैल्यू जो हमारे पास डिजायर्ड वैल्यू होती है, ठीक है, और O डिवाइडेड बाय P जो हमें, जो हमारी वैल्यू निकली है, वो कौन सी निकली है? 0.751, वो ठीक है, वो हमने पुट की, और 0.01, सॉरी, तो वो हमने यहाँ पे पुट की, प्लस जो हमारे पास 0.751 आई वो पुट की। हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास जो ई टोटल आया वो 0.274 आया। सेम यही काम हमने E02 के लिए करना है। अब इन दोनों को हम देखें
तो हमारी वैल्यू 0.01 और 0.99 नहीं आई, डिजायर्ड वैल्यू के साथ मैच नहीं की। हमारी ओरिजिनल वैल्यू टारगेट वैल्यू के साथ मैप नहीं कर रही। तो हम टोटल एरर फाइंड करेंगे कि इसका एरर टोटल कितना निकला है, कितना टोटल एरर है। तो वो हमने दोनों इन दोनों को प्लस किया, तो हमें पता लगा कि एरर तो बहुत ह्यूज है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम बैक प्रोपोगेशन यूज करते हैं। बैक प्रोपोगेशन जो है बेसिकली एरर को कम से कम करने के लिए यूज किया जाता है, ताकि जो एरर हमारा निकला है वो कम से कम जो हमारे पास निकला है हम उसको निग्लेक्ट कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए हम अब स्टार्ट करने वाले हैं बैक प्रोपोगेशन। अब ये वही फिगर है, हम ना अब पीछे जाएंगे। ठीक है, हमने जो अपनी वैल्यूज निकाली थी और हमने टारगेट वैल्यू के साथ जब मैच की, तो हमें पता लगा कि ये दोनों तो मैप ही नहीं करी, मैच ही नहीं करी, इतना ह्यूज एरर आ गया। तो उसको हम कैसे ओवरकम करेंगे? तो उसके लिए हम यूज करेंगे बैक प्रोपोगेशन। तो हम बैक प्रोपोगेशन कैसे यूज करेंगे? तो हम स्टार्ट करते हैं पीछे जाना। O1 से हम जाएंगे H1 की तरफ, H1 से हम जाएंगे I1 यानी कि इनपुट लेयर की तरफ। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है हमारे पास फार्मूला, ग्रेडियंट फार्मूला। तो हमारे पास फार्मूला क्या है? पार्शियली E टोटल बाय पार्शियली W5। हम यूज करेंगे ये वाला फार्मूला। अब यहाँ पे ना मैं आपको ना W5 की वैल्यू निकालना बताऊंगी, ठीक है? बाकी W6, 7, 8 की वैल्यू वैसे ही लिखेंगी। अब बेसिकली यहाँ पे ना आपको सीखना ये है कि हम न्यू वेट कैसे निकालेंगे, ठीक है? और न्यू वेट को पुराने वाले वेट के साथ रिप्लेस करेंगे, ताकि हम अपना एरर कम कर सकें। तो पीछे जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे आता है W5। W5 हमने निकालनी है न्यू वैल्यू, इसके लिए हमारे पास ये है फार्मूला जो हमने इसको किया एक्सपेंड। ठीक है, चलें जी स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हमने इस ये जो हमने एक्सपेंड किया ना, इस चंक को फाइंड करते हैं। अब इस चंक का जो फार्मूला है ना, वो हमारे पास आउट वन माइनस टारगेट वन। अब आउट वन आपने पीछे निकाल लिया है, निकाल लिया कि नहीं? आउटपुट लेयर में जो आउट वन हमने निकाली थी, यहाँ पे 0.751 जो हमारे पास आई थी वो, और जो हमारे पास टारगेट वैल्यू है वो, दोनों माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे बात ये है ना कि हमें फार्मूलाज जो है ना वो याद करने होंगे। फार्मूलाज के बगैर जो है ना ये डेरिवेशन इम्पॉसिबल है। तो फार्मूलाज याद करेंगे तो बिल्कुल इजीली हमारी ये जो है ना डेरिवेशन सॉल्व हो जाएगी। आगे चलते हैं। हमने एक जंक जो फाइंड कर लिया, दूसरा जंक भी फाइंड करना है। अब दूसरा जंक जो है वो फाइंड करने के लिए फार्मूला है आउट वन ब्रैकेट वन माइनस आउट वन। जो हमारे वैल्यूज आई थी 0.75 समथिंग, वो हमने ना माइनस करना है, वन माइनस 0.751। सॉरी, यहाँ पे माइनस इधर नहीं आता। तो हमने जब माइनस किया तो हमारे पास 0.186 समथिंग वैल्यू आ गई। ठीक है, नेक्स्ट जंक फाइंड करते हैं। इजी है ना, चंक पर चंक फाइंड करेंगे ना तो हमारा ये जो है ना बहुत इजीली फाइंड हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमने नेक्स्ट चंक फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या होगा? आउट H1। अब जो हमारी H1 की जो आउटपुट आया था ना, हमने वो जो है यहाँ पे लिखना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे मैंने दिखा भी दिया कि हमने किस तरह फाइंड किया था। तो वो हमने सिंपल इसके अंदर पुट कर देना है। तो अब क्या किया हमने, हमारी जितने भी जंक की जो हमने एक्सपेंड किया था, उन सबको हमने, जो वैल्यूज आई हैं उन सबको हमने फार्मूलाज के अंदर पुट किया। फार्मूला जो हमारे पास मेन फार्मूला था ना उसके अंदर पुट किया और हमने मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये आ गया आंसर। ठीक है, अब क्या करना है, जब हमारे पास ये आंसर आ गया उसके बाद हमने न्यू वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब न्यू वैल्यू निकालनी है तो W5 स्टैरिक लगा दिया मैंने, ताकि पता चले कि W5 स्टैरिक है वो न्यू वैल्यू। ये W5 हमने पुरानी वैल्यू थी वो हमने पुट की। ठीक है, माइनस अल्फा, ये हमारे पास कांस्टेंट होता है, एक लर्निंग रेट होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई किया हमने, जो हमारे पास ये वैल्यू आई। ठीक है,
ये वैल्यू हमने इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो हमारे पास आंसर आ गया। तो ये था बेसिकली हमारा 0.6। मैं आपको बताना भूल गई, लर्निंग रेट कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है हमने सेट किया 0.6, ठीक है। तो हमारे पास ये W5 आ गया। मैंने आपको W5 बताना सिखा मतलब सॉरी निकालना बता दिया कि किस तरह से निकाला जाता है। अब हम ना इससे पीछे जाएंगे, ठीक है। अब हिडन लेयर से इधर पीछे जाएंगे इनपुट की तरफ। उसके लिए हमारे पास है फार्मूलाज ही फार्मूलाज, लेकिन घबराने की बात नहीं है। जैसे हमने पहले स्टेप बाय स्टेप फार्मूला किया था, उसको चंक में डिवाइड करके उसका आंसर निकाला था, इसी तरह यहाँ पे भी है। हमने अब W1 कैसे फाइंड करते हैं वो निकालना है। W5 मैंने आपको निकालना बता दिया, सेम इसी तरह W6, 7, 8 भी हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अब हम पीछे जाते हैं। पीछे जाएंगे तो हमारे पास जो फार्मूला है W1 निकालने के लिए, W1 स्टार मतलब न्यू जो निकालने के लिए है वेट, वो ये हमारे पास है, ठीक है। बेसिकली ये फार्मूला था, इसको किया एक्सपेंड। एक्सपेंड करने के बाद हमारे पास ये जो फर्स्ट चंक है ना, इसको भी हमने एक्सपेंड किया। पार्शियली ई टोटल डिवाइडेड बाय पार्शियली आउट H1, इसको भी हमने आगे एक्सपेंड किया। आगे घबराने की थोड़ी सी जरूरत होगी, ज्यादा नहीं। हमने ना मतलब नेक्स्ट हमारा जो चंक है ना ये वाला, हमने इसको भी एक्सपेंड किया। और नेक्स्ट ये जो था ना, इसको भी हमने एक्सपेंड किया। अब हमारे पास जो पार्शियली E1 था और पार्शियली नेट वन, ठीक है, जो डिवाइडेड बाय पार्शियली नेट वन, इसको भी एक्सपेंड किया और हमने इसको भी एक्सपेंड किया। इससे ना हमारी डेरिवेशन थोड़ी बहुत इजी हो जाएगी, क्योंकि ये वाला तो चंक है ना, ये वाला हमने इसको एक्सपेंड किया है, ये ठीक है। ये बहुत बड़ा है ना, थोड़ा सा टफ है, लेकिन एक्सपेंड किए ना तो ये इजीली ना सॉल्व हो जाएगा। तो कैसे होगा अब हम देखते हैं। अब सबसे पहले हम ये फाइंड करते हैं, ठीक है। ये दो, ये कैसे आए, पार्शियली E2 डिवाइडेड बाय पार्शियली आउट टू। हमारे पास जो आउट टू की वैल्यू थी वो, और जो हमारे पास टारगेट टू हमारे पास क्या था, ये वाला यहाँ पे जो हमारे पास 0.09 था, वो हमने माइनस किया। तो हमारे पास हमने वैल्यूज पुट की, माइनस किया, आंसर आ गया। इसी तरह पार्शियली आउट टू डिवाइड बाय पार्शियली नेट टू है, हमने 1 माइनस आउट टू है, इसका जो हमारे पास आउट टू की वैल्यू आई थी वो, और उसके साथ हमने 1 माइनस किया, तो हमारे पास ये दोनों वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब जब हमारे पास ये दोनों वैल्यूज आ गई, तो हमने इन दोनों को ना मल्टीप्लाई किया। इन दोनों को इस पार्शियली E2 डिवाइडेड बाय पार्शियली आउट टू की वैल्यू यहाँ रखी, मल्टीप्लाई पार्शियली आउट टू डिवाइडेड बाय पार्शियली नेट टू की वैल्यू रखी यहाँ पे, दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। अब इस आंसर को हमने मल्टीप्लाई किया 0.50 से। अब 0.50 से हमने क्यों मल्टीप्लाई किया, इस ये जो हमारे पास ये जो चंक था ना, इसकी वैल्यू हमने 0.50 रखी। अब 0.50 क्यों रखी, हमारे पास जब W7 के साथ जब ये कनेक्ट हो रहा था ना, H1, ठीक है, ये हमारे पास है H1 हिडन लेयर, ठीक है। हिडन लेयर जब आउट टू की वैल्यू के साथ कनेक्ट हो रही है, ये आप लोग जैसे देखिए, तो इसका वेट क्या है, क्या है इसका वेट, तो यहाँ पे वेट था W7, तो हमने वो पुट करना है, ठीक है। इसी तरह सेम हमने यहाँ पे 2 लिखा, 1 1 1 और 1, तो 1 1 यहाँ पे हमने किया, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज किसकी आ जाएगी, आउट 1 माइनस टारगेट 1, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सेम यही काम करना है जैसे हमने यहाँ पे किया है, बस 2 की जगह 1 डालना है और वैल्यूज पुट करनी है। तो हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास जो हिडन वन मतलब हिडन लेयर वन थी वो, और जो हिडन लेयर वन है ये, और ये हमारे पास कनेक्ट किसके साथ हो रही है, जो नेट वन है हमारे पास पार्शियली ई नेट, यानी कि W5, यहाँ पे जब कनेक्ट हो रही है ना,
तो W5 है। अब यहाँ पे पिक्चर जो है वो क्लियर नहीं है, लेकिन पिछले वाली पिक्चर में जब हम देखेंगे तो W5 0.40 जिसके साथ कनेक्ट हो रही है, हमने वो वेट लिखना है, ठीक है। तो हमने जब वो वेट लिखा तो हमारे पास 0.40 आया। हमने अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जो हमारे पास ये वैल्यू आई है और जो हमारे पास इसकी वैल्यू थी, इस चंक की वैल्यू थी, तो हमने उसको मल्टीप्लाई किया। जब हमने इन सबको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर है, हमने वो मेन वैल्यू में भी डालना है, ठीक है। जो अब हमारे पास वैल्यू आई है, हमने उसको मेन वैल्यू में भी डालना है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये वही वैल्यू थी, ठीक है। अब ये वही वाली आ गई, ठीक है। हमने क्या किया कि ये वाला जो चंक था ना, हमने इसको किया फाइंड आउट, हो गया बिल्कुल। ये वाली जो वैल्यू थी इनकी, ये वाली वैल्यू का जो आंसर आएगा और इस वैल्यू का जो आंसर आएगा, हमने वो दोनों पुट करने हैं इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है। जब इस इक्वेशन के अंदर हमने पुट किया तो हमारे पास 0.8 समथिंग कुछ इस तरह आएगा। तो हमने क्या करना है, अब नेक्स्ट जंक फाइंड करना है। तो नेक्स्ट जंक में क्या होगा, ये हमारे पास है, हमारे पास पार्शियली E out H1 divided by partially net H1, ठीक है। अब ये कैसे आया, ये हमारे पास फॉर्मूला है out1 H1 ब्रैकेट 1 माइनस आउट H1। तो हमने इसके अंदर जो हमारे पास आउटपुट की वैल्यू आएगी वो, और जो आउटपुट H1, जो आउटपुट 1 H1 की वैल्यू है वो 1 माइनस कर देना है आउट H1 की वैल्यू। यहाँ पे जो वैल्यू लिखेंगे वो 1 माइनस वही वैल्यू हमने माइनस करनी है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जंक फाइंड करते हैं ये वाला, ठीक है। सेम इसमें हमने क्या करना है, W1 की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो हमारे पास बाकी जो है ना 0.05 है। ये कैसे आएगा, जैसे हमने पिछले W5 में नहीं निकाला था, जैसे W5 में निकालना था तो हमारे पास 0.7 समथिंग कुछ इस तरह आया था। वो फार्मूला जो मैंने आपको बताया था, ये किस तरह निकला है। तो ये यहाँ पे हमारे पास सारी की सारी वैल्यू जब आएगी W1 की, जो हमने हिडन लेयर के साथ कनेक्ट हुआ था ना, तो उन सब की जब वैल्यू लिखी तो 0.05 आया। यानी कि जो X1 वेट प्लस बायस वाला, जो हमने फर्स्ट में जो प्री एक्टिवेशन फंक्शन में जो काम किया है ना, हमने वही यहाँ पे काम करना है। तो बाकी सारी वैल्यू कांस्टेंट हो जाएंगी और 0.05 वैल्यू आ जाएगी। आगे चलते हैं, हमने क्या किया, हमारे पास जब 0.05 वैल्यू, अब ये सारी वैल्यूज आ गई, सारी की सारी आ गई। हमने ये सारी की सारी मेन इक्वेशन में सिंपल पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.004 समथिंग, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हमने जैसे पीछे काम किया था, W5 स्टारे की न्यू वैल्यू निकाली थी, इसी तरह हमने W1 स्टारे की निकालनी है। W1 की ओल्ड वैल्यू, जो ओल्ड वेट था वो पुट करना है, माइनस अल्फा जो हमारे पास लर्निंग रेट कांस्टेंट 0.6 सेट हुआ था वो, और उसके बाद जो हमारे पास ये जो जंक, मतलब जंक नहीं कह सकते, इक्वेशन है, इसकी वैल्यू हमारे पास 0.04 समथिंग आई थी, वो पुट किया। सेम इक्वेशन में पुट करेंगे, हमारे पास 0.14 आ जाएगी वैल्यू, सिंपल। हमारे पास अब क्या होगा, जब हमने ये सारा काम कर लिया तो हमने रिप्लेस कर देना है सारी की सारी वैल्यूज को न्यू वेट के साथ। जो हमारा पुराना वेट था ना, उसको हटा के अब हमने सारे की सारी, जो अब मैंने यहाँ पे W1 निकालना आपको बताया, ठीक है। इसी तरह W3 4 होगा, हमने पीछे W5 निकाला था, इसी तरह 6 7 8 होगा। हमारे पास सारी की सारी न्यू वैल्यूज आ जाएंगी। जब हमने न्यू वैल्यूज डालनी है अपनी, वो जो हमारे पास पीछे मेन फिगर थी ना, उसके अंदर हमने अब सारी की न्यू वैल्यूज रहेंगी वो डाल देंगे, सिंपल, ठीक है। इसी तरह रिपीट करते रहेंगे। हमने दोबारा फॉरवर्ड प्रोपोगेशन करनी है, फिर हमने करनी है बैक प्रोपोगेशन, तब ये सारी हमने दोबारा से करनी है। हम दोबारा मैच करेंगे फॉरवर्ड प्रोपोगेशन में सबसे पहले कि हमारी कोई वैल्यू मैच हो रही है या नहीं, मतलब हमारी डिजायर्ड वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू के साथ मैच कर रही है, एरर आ रहा है। तो अगर एरर आ गया तो हम फिर से बैक प्रोपोगेशन यूज करेंगे, दोबारा न्यू वेट निकालेंगे। इसी तरह जब तक हमारा
एरर कम से कम नहीं होता, हम इस ANN डेरिवेशन को दोबारा से दोबारा करते हैं। थोड़ा टफ है, लेकिन हम जब तक इसको प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे ना, तो हमें इस तरह समझ में नहीं आएगा। फार्मूला जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो इसमें प्ले कर रहे हैं। ठीक है, बस ये इतना ही था। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने वर्किंग ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, वर्किंग ऑफ ANN देख लिया है, स्टेप बाय स्टेप उसका एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है, ये सब कुछ आप लोगों ने देख लिया है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का आता है एप्लीकेशंस ऑफ ANN। जो अभी आप लोगों ने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पढ़ा है ना, अब हम उनके एप्लीकेशंस की बात करेंगे। वो कौन कौन सी एप्लीकेशंस है जिनके अंदर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का एल्गोरिथम वर्क कर रहा है। ठीक है, उन एप्लीकेशंस पे आने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, ये बहुत मजे का टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है। आराम आराम से पढ़ेंगे, एक एक चीज को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, और साथ में अपने नोट्स रेडी रखने, अपने नोट्स बनाते रहें और की पॉइंट्स उसके नोट डाउन करते रहें, ताकि आप लोगों का कोई स्टेप मिस नहीं होए। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ ANN। ठीक है, अब एप्लीकेशंस ऑफ ANN मैंने मेन एप्लीकेशंस में से कुछ एप्लीकेशंस आप लोगों के सामने रखी हैं, जिसमें सबसे पहले एप्लीकेशन का नाम है फेस डिटेक्शन। फेस डिटेक्शन मतलब कि फेस को डिटेक्ट करना। मैं इस एप्लीकेशन को आप लोग को इस तरह से समझाती हूँ कि देखें, जब आप लोगों के पास मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के पास एंड्रॉइड फोन्स हैं या आईफोन्स हैं। ठीक है, अब आप लोग जब अपने मोबाइल पे लॉक लगाने के लिए जाते हो, लॉक फीचर पे जाते हो, तो वो हमें 3 तरह के ऑप्शंस इनेबल देता है। ठीक है, वो 3 ऑप्शंस होते हैं। वो कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, मैं आप लोग को बताऊं वो कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं। वो ये ऑप्शंस होते हैं कि उसमें आप लोग पिन लॉक लगा लो, आप लोग पासवर्ड लगा लो, या फिर आप लोग फेस रिकॉग्नाइजर लगा लो। ठीक है, अब वो आप लोगों की चॉइस होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं मोबाइल यूज कर रही हूँ। ठीक है, मैं अपने मोबाइल को लॉक लगाना चाहती हूँ और मैंने फेस रिकॉग्नाइजर वाला ऑप्शन इनेबल करना चाहती हूँ। तो वो मुझसे मेरा स्क्रीनिंग जो है उसकी, वो मुझसे मांगेगी कि आप अपना फेस सामने करें, हम आपके फेस को डिटेक्ट कर सकें। ठीक है, उसने वो 1 2 3 टाइम्स कंफर्मेशन के बाद, मेरा फेस डिटेक्ट करने के बाद मेरे मोबाइल पे लॉक लगा देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम जब मैं अपने मोबाइल को दोबारा अनलॉक करने के लिए जाती हूँ, तो वो मेरा फेस रिकॉग्नाइज करेगा और उसको डिटेक्ट करने के बाद मेरा फोन अनलॉक कर देगा, क्योंकि वो मेरा मोबाइल है, मेरा लॉक है। दूसरी बात, अब वो कोई दूसरा अननोन पर्सन मेरे मोबाइल को यूज कर रहा है। ठीक है, अब वो तो उसका तो फेस डिटेक्टर नहीं लगा हुआ, उसका तो फेस रिकॉग्नाइजर है ही नहीं। तो जब वो स्क्रीन को, मोबाइल की स्क्रीन को अपने फेस के सामने करेगा, तो वो फेस उसको डिटेक्ट ही नहीं करेगा, मोबाइल उस फेस को डिटेक्ट ही नहीं करेगा, और वो उसको अनलॉक पैटर्न कह देगा, अनलॉक फेस कह देगा कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि लॉक उस फेस पे तो लगा ही नहीं हुआ। आई होप सब आप लोगों को एग्जांपल समझ आ गई कि फेस डिटेक्शन वाला जो फीचर है हमारे मोबाइल में मोस्ट कॉमन हमारे सबके मोबाइल्स में होता है। तो इसके अंदर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का जो एल्गोरिथम है वो वर्क कर रहा है और इसको और ज़्यादा से ज़्यादा यूनिक बना रहा है। अब आप लोगों को ये वाला पहले जो एप्लीकेशन है आप लोगों को समझ आ गई होगी फेस डिटेक्शन की कैसे होती है वर्क। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है नॉइज रिमूवल। ठीक है, नॉइज रिमूवल से आप लोगों को क्या पता चल रहा है कि आवाज को खत्म करना, मतलब नॉइज को, शोर को खत्म करना। ठीक है, समझ रहे हैं ना भी आप इस बात को, जस्ट आप लोग भी नेम पे रहे हैं। ठीक है, आगे डिटेल में जाने की जरूरत है, मैं आप लोग को डिटेल समझाऊंगी ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, जैसे अब आप लोग यूनिवर्सिटीज में होते हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी में होते हैं, आप लोग क्लास में होते हो। ठीक है, आप लोग फैमिली गैदरिंग्स में होते हो, जब आपने किसी को रिकॉर्डिंग भेजनी हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ही रिकॉर्डिंग भेजनी है किसी को। अब मैं अपनी फैमिली गैदरिंग के साथ बैठी हुई, मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, तो मेरे पीछे नॉइस होगी ना, बहुत शोर होगा, तो वो तो जो मेरी रिकॉर्डिंग जाएगी वो तो शोर वाली होगी सारी। तो किसी सेकंड पर्सन को मेरी आवाज की कैसे समझ आ सकती है। आप लोग मेरी बात पे एग्री कर रहे होगे कि वो दूसरे बंदे को अक्सर हमें कोई वॉइस नोट भेजता है, रिकॉर्डिंग भेजता है, तो हमें नहीं समझ आती अक्सर, क्योंकि वो शोर वाली जगह पे बैठा होता है, उसकी सराउंडिंग्स में शोर होता है, इन्वायरमेंट में शोर होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अब ये नॉइज रिमूवल एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर हम कोई भी रिकॉर्डिंग डालेंगे तो वो जो इधर उधर सराउंडिंग की जो नॉइज होगी ना उसको कट करके ना हमें एक क्लीन वॉइस हमें प्रोवाइड कर देगा। तो इस एप्लीकेशन का मेन काम ये है। अब आप लोग को डायग्राम के थ्रू भी नजर आ रहा होगा कि इस बंदे को मतलब कानों में हैंड फ्री लगाई हुई है इसने, लेकिन इसको आवाजें अजीब अजीब आ रही है, मतलब एम्बुलेंस की भी आ रही है और इधर उधर की भी सराउंडिंग्स की भी आ रही है। लेकिन ये जो एप्लीकेशन है ना, इस एप्लीकेशन में जब ट्रांसफर करेंगे ना रिकॉर्डिंग को या वॉइस को, तो वो उसको बिल्कुल क्लीन कर देगा और नॉइस बिल्कुल खत्म कर देगा। तो ये जो एप्लीकेशन है अब इसके अंदर क्या यूज हो रहा है, इसके अंदर यूज हो रहा है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एल्गोरिथम इसमें वर्क कर रहा है। ठीक है, अब आप लोगों को ये दूसरा पॉइंट भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिजीज रिकग्निशन।
क्या पॉइंट है? डिजीज रिकग्निशन। डिजीज रिकग्निशन का मतलब आप लोगों को क्या समझ आ रहा है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। डिजीज रिकग्निशन होती है कि डिजीज का पता चलना, डिजीज का पता करवाना, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ। कोई पेशेंट है, ठीक है, उसको मतलब कोई बीमारी है, उसको नहीं पता उसको क्या बीमारी है, वो जाहिर सी बात है डॉक्टर के पास जाएगा। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर उसको फर्स्ट टाइम देखने के बाद तो नहीं बता सकता कि आपको क्या बीमारी है। जाहिर सी बात है डॉक्टर को उसको पूरा चेकअप के बाद वो इस बात को बिल्कुल क्लियर कट बता सकता है कि उसको डिजीज क्या है, ठीक है। अब डिजीज रिकग्निशन क्या, अब जैसे किसी इंसान को, पेशेंट को हार्ट डिजीज हो जाती है, ब्रेन डिजीज हो जाती है, ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं, हार्ट डिजीजेज होती हैं, लंग कैंसर्स होते हैं। अब इंसान इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, जाहिर सी बात है इसके लिए मशीन जरूरी होती है, मशीन जिन पे पूरे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होते हैं, वो वर्क करते हैं इंसान के बॉडी को बिल्कुल अंदर से, उसको अंदर से फीचर्स उसके इकट्ठे करके, तो उसके बाद हमें पता चलता है कि हाँ जी क्या डिजीज है, क्या चीज है। तो डिजीज रिकग्निशन एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके अंदर हमें पता चलता है कि ब्रेन ट्यूमर की स्टेज क्या है, क्या वो इनिशियल स्टेज का है, क्या वो लास्ट स्टेज का है, क्या वो हार्ट डिजीज इनिशियल स्टेज की है, क्या वो लास्ट स्टेज की है, कि बीमारी किस हद तक खतरनाक है, किस हद तक वो ठीक है। ये सब कुछ रिकग्नाइज क्या करता है, एक सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन, जिसके अंदर क्या 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 वर्क कर रहा है, क्या वर्क कर रहा है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। क्या वर्क कर रहा है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, मतलब कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के एल्गोरिथम इसके पीछे बैक पे काम कर रहे हैं। समझ आ गया ना अब आपको थर्ड पॉइंट पे कि डिजीज रिकग्निशन क्या चीज है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है ऑटोनोमस सोल्जर रिपोर्ट। अब ये ऑटोनोमस सोल्जर रिपोर्ट्स आपको क्या समझ आ रही है, मतलब कि ऑटोमेटिक सोल्जर रिपोर्ट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को समझाती हूँ। अब देखिए हमारे जो सोल्जर्स हैं, अब अटैक्स वगैरह होते हैं, जंगें वगैरह होती हैं, ठीक है, वॉर्स वगैरह होती हैं, तो हमारे सोल्जर्स जाते हैं ना, हमारे लिए कौन लड़ रहा है, हमारे सोल्जर्स लड़ रहे हैं। हमारे बाउंड्री पे कौन लड़ रहे हैं हम लोगों के लिए, हमारे सोल्जर्स लड़ रहे हैं। हमारी लाइफ सेव है हमारे सोल्जर्स की वजह से। अब वो सोल्जर्स की लाइफ हम गवा बैठते हैं, वो अपने प्यारों को भी गवा बैठते हैं, प्यारे उनसे दूर हो जाते हैं। तो वो एक लाइफ का नुकसान हो रहा है, मतलब अभी हमारे सोल्जर्स हम चले जाते हैं, एक लाइफ का लॉस हो गया ना। समझ रहे हैं ना आप लोग, मैं जो आप लोगों को कहना चाह रही हूँ कि एक इंसानी जिंदगी का नुकसान हो गया। लेकिन जो ऑटोनोमस सोल्जर रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट बिल्कुल इंसान की तरह बनाए गए हैं, जो कि वार्स में भेजे जाते हैं, जो कि अटैक्स में भेजे जाते हैं। ये वैसे अटैक करते हैं जैसे सोल्जर्स हमारे अटैक करते हैं, जो रियल ह्यूमन थिंग एक वर्क करती है, ये वैसे करते हैं। ये जो बोट्स हैं, बोट्स के अंदर क्या 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 इंस्टॉल किया गया है, क्या वर्क कर रहा है इसके अंदर फंक्शनैलिटी किस चीज़ की है, इसके अंदर फंक्शनैलिटी है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के एल्गोरिथम्स इसके अंदर वर्क कर रहे हैं। समझ में आई आप लोगों की बात की ऑटोनोमस सोल्जर, बट अब इनको हम भेज दें बेशक अटैक्स में, तो अगर कुछ हो भी जाता है, बोट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कुछ हो जाता है, तो ये एक चीज का नुकसान हुआ ना, एक चीज नुकसान होगी हमारे, मतलब लाइफ का नुकसान तो नहीं होगा ना ऑटोनोमस सोल्जर रिपोर्ट की, क्योंकि रोबोट तो नॉन लिविंग थिंग है, इसको तो फंक्शनैलिटी इसके अंदर ऐसी फिट की जाती है कि ये वर्क उसके अकॉर्डिंग करता है। तो ऑटोनोमस सोल्जर रिपोर्ट के अंदर कौन वर्क कर रहा है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इसके अंदर काम कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अब ये 4 एप्लीकेशंस थी आप लोगों के सामने मैंने रखी थी, वन बाय वन आपको एक्सप्लेन किया मैंने इसे। आई होप्स आपको ये समझ आ गई होंगी, और साथ साथ पॉइंट्स बनाते रहिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। क्या पॉइंट है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्टिफिशियल नेटवर्क, इसकी वर्किंग, इसका एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है, ये सब कुछ तो आप लोग पीछे पढ़ के आ चुके हैं। अब हम करेक्टरिस्टिक्स पे आ जाते हैं, करेक्टरिस्टिक्स पे बात करते हैं कि आर्टिफिशियल नेटवर्क की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। मैं बताती हूँ क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले तो आप लोग ये सोचें, जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है, जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है, हमारे ह्यूमन ब्रेन के अंदर कितने लाखों तादादों में न्यूरॉन्स हैं, कितनी वेन्स हैं हमारे दिमाग में, कितने न्यूरॉन्स हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड है एक खास वेट के लिहाज से, ठीक है। वो इंटरकनेक्टेड है आपस में। अब हमारे ब्रेन से जिस्म में जो मैसेज ट्रांसफर होता है, या जिस्म से हमारा ब्रेन में जो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन जो मैसेजेस होते हैं, वो हमारे ब्रेन के थ्रू जाते हैं ना, क्योंकि ब्रेन उस पर वर्क करता है, हमारा दिमाग उस पर काम करता है। तो हमारे दिमाग में ढेर सारे न्यूरॉन्स हैं जो इंटरकनेक्टेड है। इसी तरीके से आर्टिफिशियल नेटवर्क का भी स्ट्रक्चर वैसे ही है, इसका भी स्ट्रक्चर में ढेर सारे न्यूरॉन्स होते हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं एक स्पेसिफिक वेट्स के साथ। ये देखें, ये नीचे आप लोग की डायग्राम एक नजर आ रही है कि X1 X2 X3 ये न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, ये इनपुट्स हैं, इनके साथ ये स्पेसिफिक वेट्स अटैच है, W1 W2 W3 W6, ये सारे वेट्स अटैच है ना, आप लोग को नजर आ रहा होगा। इसके बाद ये हिडन लेयर के न्यूरॉन्स है H1 H2, उसके बाद एक आउटपुट जनरेट होके मिली, वो भी एक न्यूरॉन के फॉर्म में, ठीक है, मिली हम लोगों को।
तो इनके साथ इनके स्पेसिफिक वेट्स अटैच है। अब ये तो छोटी सी डायग्राम है, ये तो नन्ही सी डायग्राम है, इसमें तो 2-3 न्यूरॉन्स थे जो इंटरकनेक्ट हो गए। अब हमारे दिमाग में इतने ढेर सारे न्यूरॉन्स होते हैं, वो तो हम गिन भी नहीं सकते हैं। आप लोग पता है वो तो इन्फिनाइट होते हैं, वो हम गिन भी नहीं सकते हैं। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क भी यही चीज है कि इसमें नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इंटरकनेक्टेड होते हैं, न्यूरली इम्प्लीमेंटेड होते हैं। मतलब जैसे हमारा दिमाग इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद एक आंसर निकाल के देता है, एक दिमाग को हम मैसेज पहुंचाते हैं, तो हमारे दिमाग से आंसर मिलता है ना कि हाँ जी ये दुरुस्त है, ये ठीक है, ये गलत है, एक डिसीजन क्रिएट होता है। इसी तरीके से हम लोग ये न्यूरॉन्स की मदद से और ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की मदद से हम एक आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। इसमें ह्यूज नंबर ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोसेसिंग एलिमेंट्स होते हैं, जो जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, जो प्रोसेसिंग के लिए यूज होते हैं। कोई भी हमने आउटपुट निकालनी है तो उसकी प्रोसेसिंग करने के बाद हमें एक आउटपुट जनरेट करके देता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, इसमें इनपुट आउटपुट सिग्नल जा रहे होते हैं, मतलब जा रहे होते हैं, इनपुट जा रही होती है, आउटपुट आ रही होती है। ठीक है, वेट्स इनके साथ स्पेसिफिक अटैच होते हैं, ठीक है, जो हमें आउटपुट जनरेट करने में हेल्प करते हैं। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्टिफिशियल नेटवर्क थी। आई होप सो आप लोगों को ये समझ आ गई होंगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल नेटवर्क। आर्टिफिशियल नेटवर्क के क्या फ़वाइद हैं, मैं इनके फ़वाइद आप लोगों को बताती चलूँ। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसानी से समझना है, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, आराम से समझ रहे हैं। ये आर्टिफिशियल नेटवर्क में जो जो इसकी एबिलिटी है ना आर्टिफिशियल नेटवर्क की, मैं आप लोगों को बताती हूँ। जो एबिलिटी है वो बहुत मतलब बहुत वाइड है। इसके बाद इतनी एबिलिटी कि बहुत इजीली लर्न कर लेते हैं। हम कोई भी इनपुट देंगे ना आर्टिफिशियल नेटवर्क में, आप लोग पीछे पूरी वर्किंग पढ़ के आए हैं, पूरी वर्किंग आप लोग पढ़ चुके हैं। तो इसमें आप लोग ये समझ लें कि जब हम इनपुट देंगे ना आर्टिफिशियल नेटवर्क को किसी भी टाइप की, तो उसको इजीली लर्न करेगा। ठीक है, उसको लर्न करने के बाद उसको प्रोसेसिंग की तरफ लेके जाएगा और जल्द से जल्द उसका आंसर निकालने की कोशिश करेगा। ये टेक्सटिंग लिखी हुई है, मैंने टेक्सटिंग लिखी है, आप लोगों ने टेक्सटिंग पे बिल्कुल भी नहीं जाना। मैं जो आप लोगों को बता रही हूँ ना, मतलब जो वर्ड्स की फॉर्म में बता रही हूँ और आसान वर्ड्स में, आप लोग बस इनके की पॉइंट्स बनाए। आप लोग को ये सब कुछ बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर शोइंग यूज है, बस ये ऐसी है। ठीक है, आप लोगों ने इसको बिल्कुल बिल्कुल इसको पढ़ के और अपना वो बिल्कुल माइंड को ना वो नहीं करना, बिल्कुल रिलैक्स होकर समझे अब। ठीक है, हम लोग ये डायग्राम में आप लोगों को नजर आ रहा है कि आर्टिफिशियल नेटवर्क हमें इनपुट देते हैं, इसमें नंबर ऑफ इनपुट्स होते हैं, ये x1 x2 x3 है ना, हम xn तक इनपुट्स दे सकते हैं आर्टिफिशियल नेटवर्क को। इनपुट हम किसी भी तरह की ज्यादा सारी काम जितनी मर्जी हम दे सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि इनपुट इतनी देनी है या आउटपुट इतनी आएगी। हम इनपुट ढेर सारी दे सकते हैं, उसके बाद उसके बाद प्रोसेसिंग होगी उनके स्पेसिफिक वेट के साथ, उसके बाद हम लोग को एक आउटपुट जनरेट होके मिल जाएगी। आई होप सब आप लोगों को ये वाला करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एएनएन वाला टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब जो हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं वो है कंफ्यूजन मैट्रिक्स। टॉपिक के नेम से आप लोगों को मतलब हो रहा होगा कि बहुत कंफ्यूजिंग मतलब टॉपिक होगा, बहुत मुश्किल टॉपिक होगा, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बहुत आसान टॉपिक और बहुत मजे से समझाऊंगी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, बहुत आराम आराम से समझेंगे। ठीक है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स होता क्या है ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल समझा दूँ। ठीक है, वो एग्जांपल ऐसे है, डॉग और कैट की। ठीक है, हमने इनपुट दी डॉग और कैट, इनपुट लिया डॉग और कैट लिया, उस पर हमने ना एक क्लासिफायर मॉडल लगा दिया प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, उस क्लासिफायर मॉडल ने प्रोसेसिंग के बाद बता दिया कि हाँ जी ये डॉग थी या कैट थी। हमें इन दोनों इनपुट्स में से ना एक कैटेगरी मिल गई, या वो डॉग की थी या वो कैट की थी। ठीक है, अभी आप लोगों को ये डायग्राम नहीं शायद समझ आई हो, ये आप लोगों को मेरा सिनेरियो शायद अभी समझ ना आया हो, मैं आप लोगों को समझाती हूँ। क्लासिफिकेशन क्या होती है, क्लासिफिकेशन क्या होती है, सबसे पहले क्लासिफिकेशन समझते हैं। क्लासिफिकेशन ये होती है कि जब हम इनपुट में दो क्लासेस दे देना, इनपुट में दो क्लासेस। ठीक है, अब हमने इनपुट में दे दिए दो क्लासेस, एक एनिमल की क्लास दे दी है और एक हम लोगों ने दूसरी कोई क्लास दे दी है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी क्लास दे दी है। ठीक है, तो जो उस पर क्लासीफायर मॉडल अप्लाई होगा ना प्रोसेसिंग के लिए, और वो क्लासीफायर मॉडल अप्लाई होने के बाद जो प्रोसेसिंग होगी उसके बाद हमें एक आउटपुट मिलेगी, एक क्लास मिलेगी। तो क्लासिफिकेशन होती है कि दो क्लासेस को क्लासीफाई करने के बाद हमें एक क्लास मिले, वो होती है क्लासिफिकेशन। उसको उसको डिटरमाइन करती है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हमें डिटर्मिनेशन के बाद एक आंसर दे देता है। डिफरेंट कैटेगरीज होंगी, ये तो अभी मैंने दो क्लासिफिकेशन की कैटेगरी बनाई ना, कि दो मतलब दो हमने कैटेगरी ली, दो एनिमल्स ले लिए दो कैटेगरी के। ठीक है, डॉग और कैट। ठीक है, लेकिन इसमें डिफरेंट ढेर सारे कैटेगरीज हो सकती हैं और आउटपुट हमें जनरेट करके एक मिल जाएगी कि वो कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। अभी तो हम लोग को फॉर एग्जाम्पल एक आउटपुट मिली, एक डॉग मिल गया या कैट मिल गया। अब हम लोगों को ये नहीं पता कि उसने कैट कितने परसेंट है, ये डॉग कितने परसेंट है, कि वो हमें करेक्टली उसने आइडेंटिफाई करके दिया कि हाँ जी ये कैट की कैटेगरी थी या डॉग की कैटेगरी थी, नहीं करके दिया होगा। क्योंकि इतना आसान नहीं है इसको कैलकुलेट करना, कंप्यूट करना। इसको हम करेंगे भी, बहुत आसानी से करेंगे, बहुत मजे से करेंगे। आप लोगों ने नोट्स बनाते रहना है, ये भूलना नहीं है बिल्कुल भी, एक एक पॉइंट आप लोगों के नोट पैड पे होना चाहिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल समझा दूं। एग्जांपल ऐसे है कि ये आप लोगों को क्या नजर आ रहा है कि ये किस चीज का सिंबल होता है। ये सिंबल हम लोगों को कुछ ईमेल टाइप का लग रहा है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप लोग एग्री करते हो मेरी इस बात पे कि ईमेल टाइप का हम लोग का सिंबल है। बिल्कुल ईमेल का ही सिंबल है। इस पे एक मॉडल लगा है, ठीक है, मॉडल प्रोसेसिंग के लिए। जाहिर सी बात है, एक मॉडल प्रोसेस करके देते हैं ना हमें एक आउटपुट, वरना अदरवाइज तो हमें आउटपुट मिलती नहीं। तो उसने प्रोसेसिंग के बाद हमें दो कैटेगरीज बता दी, दो क्लासिफिकेशन की क्लासेस बता दी, स्पैम और नॉट स्पैम। जो स्पैम होती हैं, देखें, अब आप लोगों ने अक्सर नोट किया होगा कि जो हमें ईमेल्स आती हैं, कुछ हमारे इनबॉक्स में चली जाती हैं और कुछ हमारे हमारे स्पैम फोल्डर में चली जाती हैं। एग्री करते हैं ना आप लोग, हमारी दो तरह की होती हैं ईमेल्स, एक स्पैम में चली जाती है, एक इनबॉक्स में आ जाती है। ये कैसे क्लासिफिकेशन होती है, क्लासिफिकेशन कैसे होती है कि इसको स्पैम में जाना चाहिए या फिर इसको नॉट स्पैम में जाना चाहिए? ये सब कुछ हमारे पीछे वर्क कर रहा है, आर्टिफिशियल नेटवर्क पूरा वर्क कर रहा है इसके पीछे, जो क्लासिफाई करके देते हैं कि हाँ जी ये इस कैटेगरी का, ये इस कैटेगरी का है, ठीक है। अब ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स की जरूरत क्यों आई, मतलब क्यों जरूरत आई कि कंफ्यूजन मैट्रिक की जरूरत क्यों है, ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। अब ये देखें, अब आप लोगों को डायग्राम में नजर आ रहा है कि ये इनपुट है, ठीक है, ये इनपुट, इस पे क्लासिफायर क्लासिफायर मॉडल लगा है। जैसे मैंने आप लोगों को ऊपर भी बताया था कि डॉग और कैट की या फिर ईमेल की, इस पे क्लासिफायर, उसमें एरर मेयरिंग हुई, एरर मेयर हुआ, ठीक है। उस पे आउटपुट एक जनरेट करके दी। एरर मेयरिंग किस चीज की? जैसे अब हमने डॉग और कैट दिया ना और हमें आउटपुट में एक मिल गया कि ये कैट थी, ये डॉग की कैटेगरी थी, ये जो स्पैम और नॉट स्पैम, लेकिन इसमें एरर भी आए होंगे ना, कि इसमें इसकी कैलकुलेशन में एरर भी आए होंगे। जाहिर सी बात है, ये एक्यूरेट तो नहीं हमें दे दिया कि स्पैम इतने परसेंट है, ये नॉट स्पैम इतने परसेंट है, बिल्कुल भी एक्यूरेट हमें रिजल्ट नहीं मिला होगा। जाहिर सी बात है, एरर हमें बिल्कुल फेस करने पड़ेंगे। तो उन एरर मेयरिंग के लिए, उन एरर मेयर को कौन करता है? एरर मेयर वो करता है कंफ्यूजन मैट्रिक्स। कंफ्यूजन मैट्रिक्स 4 मैट्रिक्स सॉल्व करता है, 4। मैं आप लोगों के नेम बता देती हूँ। एक एक्यूरेसी मेजर करता है, एक प्रिसीजन मेजर करता है, एक रिकॉल मेजर करता है और एक एरर मेयरिंग करता है। ये 4 मैट्रिक्स सॉल्व करता है। जस्ट नेम पे ध्यान दे, इसका फॉर्मूला कैसे वर्क करता है, एग्जांपल के थ्रू सब कुछ बहुत आराम से समझाऊंगी, ठीक है, डिटेल में। अभी जस्ट इन 4 के नेम्स आप लोग अपने माइंड में रखें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब हमें कंफ्यूजन मैट्रिक्स की जरूरत क्यों पड़ी? अब ये कंफ्यूजन क्रिएट होगी ना कि इतने परसेंट ये स्पैम है, ये इतने परसेंट नॉट स्पैम, ये कंफ्यूजन है, ये हमें क्लियर तो नहीं हो रहा है, कॉन्सेप्ट हमें क्लियर ही नहीं हुआ कि कितने परसेंट स्पैम में जानी चाहिए, कितने परसेंट नॉट स्पैम में जानी चाहिए हमारी ईमेल। कंफ्यूजन रह गई है ना ये, इस कंफ्यूजन को हम सॉल्व करते हैं, चलें। तो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को मेरी एक एग्जांपल नजर आ रही है, ठीक है, एक आप लोगों को इमेज नजर आ रही है। अब इस इमेज में देखें, ये इमेज में आप लोगों को नजर आ रहा है कि हमारे ये ईमेल्स हैं, ठीक है। ईमेल्स तो आप लोगों को नजर आ रही है, येलो बॉक्सेस वाली हमारी सिंपल ईमेल्स है जो हमें इनबॉक्स में मिली। ये जो नॉट साइन वाली, ये जो नॉट साइन वाली है, इसमें ये एरर टाइप नहीं लग रहा है आप लोगों को कि नॉट साइन वाली क्या ये स्पैम की है, क्या ये नॉट स्पैम की? हमें कुछ क्लियर नहीं हो रहा है इसको देखने के बाद। हाँ, ये वाली देखने के बाद हमें क्लियर हो रहा है कि इनबॉक्स वाली है, लेकिन ये जो नॉट साइन वाली, इनको देखने के बाद कुछ क्लियर नहीं हो रहा है कि ये एरर वाली ईमेल्स है, ये कौन सी ईमेल्स है और इनको किस कैटेगरी में डालना है, ये भी हमें क्लियर नहीं हो रहा। तो इस क्लियर को, इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं। अब आई समझ बच्चों? अब बिल्कुल समझ आई होगी आप लोगों को। अब देखें, अब इसको क्लासिफायर मॉडल लगा, इस पर क्लासिफायर मॉडल अप्लाई हुआ। ये कुछ ईमेल्स जो है वो इनबॉक्स में चली गई और कुछ स्पैम में चली गई। देखिए, इनबॉक्स वाली ईमेल गई, लेकिन इसमें एरर वाली ईमेल भी आ गई। एरर वाली क्यों आई इसके अंदर? एरर, इस ये एरर को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इस एरर को हम कंप्यूट करेंगे, इस एरर को हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। और देखिए, स्पैम में हमारी देखें कुछ, ये इसको स्पैम टाइप समझ लें, इसमें एरर टाइप ईमेल समझ लें। स्पैम में तो गई, लेकिन इसमें इनबॉक्स वाली भी चलेगी। क्यों? स्पैम में तो इनबॉक्स वाली जानी नहीं चाहिए, स्पैम में तो स्पैम ईमेल जानी चाहिए, बिल्कुल ऐसे होना चाहिए ना। एग्री करते होगा आप लोग मेरी इस बात पे कि इसमें ये वाली ईमेल क्यों चली गई? इसमें तो बिल्कुल जरूरत नहीं थी इसमें इस ईमेल की। तो आप देखिए, इसमें 10 में से 8% इंस्टांसेस तो करेक्ट थे, मतलब इनबॉक्स में आ गई, नहीं कि कुछ ये स्पैम वाली आ गई और स्पैम वाली में कुछ इनबॉक्स वाली चलेगी और स्पैम वाली तो ऑब्वियसली इसमें आ ही आई है, ठीक है। अब ये फिर कंफ्यूजन रह गई बच्चों, कुछ कंफ्यूजन रह गई, कुछ क्लियर हुआ, मतलब कुछ कंफ्यूजन रह गई, एरर भी रह गया, कुछ बहुत कुछ रह गया, ठीक है। कुछ एक्यूरेसी भी नहीं कैलकुलेट हुई कि मतलब एक्यूरेट वैल्यूज भी नहीं आई कि इनबॉक्स में इतनी गई हैं और स्पैम में इतने, स्पैम की इतनी एक्यूरेसी है, कुछ भी हमें करेक्ट टोकन नहीं मिला। एग्री करते हो ना? अब इसको हम लोग आगे कंप्यूट करते हैं, कैसे करते हैं देखते हैं। तो बच्चों, व्हाट इज कंफ्यूजन मैट्रिक्स? कंफ्यूजन मैट्रिक्स को मैं आप लोगों को टेबल के थ्रू समझाती हूँ, ठीक है। अब ये जो टेबल है ना, मेन टेबल इसलिए बनाया ताकि आप लोगों को पहले कॉन्सेप्ट समझा दूँ, ठीक है। इसके अंदर वैल्यूज मैं बाद में डालूंगी, आप लोगों को बाद में समझाऊंगी, ठीक है। अब जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स है ना, वो दो चीजों पे बेस करता है, दो चीजों पे। ये इसको पॉइंट्स बना लें बच्चों, पॉइंट्स बना लें, याद रखेंगे आप लोग कि इसमें दो पॉइंट्स पे बेस करता है। एक प्रिडिक्टेड और एक्चुअल। एक्चुअल मतलब एक्चुअलिटी, रियलिटी। प्रिडिक्शन मतलब कि जो प्रिडिक्ट होने के बाद जो हमें वैल्यूज मिलती हैं, ठीक है। एक्चुअलिटी और प्रिडिक्शन पे ही बेस करता है, ठीक है।
अब ये बॉक्सेस कैसे हैं, ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ हम आगे समझेंगे, लेकिन सिर्फ इस टेबल के थ्रू आप लोग ये समझें कि हमारी कंफ्यूजन मैट्रिक्स एक एक्चुअलिटी और प्रेडिक्शन के बेस पे, कि एक्चुअलिटी और एक्चुअलिटी के साथ प्रेडिक्शन मैच कर रही है, नहीं मैच कर रही, इनके एरर क्या है, इनके एक्यूरेसी क्या है, इनके प्रिसीजन क्या है, ये सब कुछ हम कंप्यूट करते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स के थ्रू। कंफ्यूजन मैट्रिक्स का टेबल सब कुछ इस तरह का होता है, बस कुछ इस तरह का ही होता है। अब आगे हम लोग समझेंगे कि कैसे इसको टेबल को हम बनाते होते हैं और क्या सब कुछ करते होते हैं। तो स्टूडेंट्स अब देखें कंफ्यूजन मैट्रिक्स को मैंने आपको बताया था ना कि सॉल्व करने के 4 मैट्रिक्स हैं, पीछे मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, मैंने कहा था जस्ट इसके नेम पे ध्यान दें, उसको बिल्कुल आगे बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है इस पर कुछ भी ज्यादा। अब देखें फिर दोबारा से मैं आप लोगों को बोलूंगी, बिल्कुल इस पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, सिर्फ अब 4 नेम अपने दिमाग में रखें। वो पहला नेम है एक्यूरेसी, दूसरा नेम है प्रिसीजन, तीसरा नेम है एरर रेट और चौथा नेम है रिकॉल। ये 4 मेन इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हैं जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स के हैं, ठीक है, जो हमें कंप्यूट करके मिलते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स के थ्रू, कंफ्यूजन टेबल के थ्रू, कंफ्यूजन टेबल भी आप इसको कह सकते हैं। कंफ्यूजन मैट्रिक्स आप लोगों को पता है 2 3 मल्टीप्लाई 3 एन इमेजेस का भी हो सकता है, 3 मल्टीप्लाई 3 एन का भी हो सकता है। हमारे ये 3 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 2 जितने भी मैट्रिक्स हो सकता है कंफ्यूजन मैट्रिक्स, ठीक है, ये 2 मल्टीप्लाई 2 का ना आप लोगों का, ये 3 मल्टीप्लाई 3 का भी हो सकता है, 4 मल्टीप्लाई 4 का भी हो सकता है। तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि इतने ही स्पेसिफिक एन नंबर्स का होना चाहिए, ऐसा कभी भी नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने पीछे बात की कि 4 इंपॉर्टेंट मेन मैट्रिक्स हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स के। अब उसमें सबसे पहला मैट्रिक कौन सा था, वो एक्यूरेसी था, पीछे आया था ना अभी एक्यूरेसी आया था, मैंने आपको कहा था 4 इन पर ध्यान ज्यादा डालने की जरूरत नहीं, हम उनको आगे जाके करेंगे, तो अब वो करने का वक्त आ गया है। एक्यूरेसी क्या है, एक्यूरेसी का फॉर्मूला पता क्या होता है, एक्यूरेसी का फॉर्मूला होता है टोटल पॉजिटिव प्लस टोटल नेगेटिव डिवाइड बाय टोटल। एक्यूरेसी ये कि मोर एक्यूरेट वैल्यू निकालनी होती है आप लोगों ने अपने कंफ्यूजन मैट्रिक्स के थ्रू, एक्चुअलिटी और प्रेडिक्शन के दरमियान की जो गेम है उसकी एक्यूरेसी हमने निकालनी होती है। तो उस एक्यूरेसी को हम कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला टोटल पॉजिटिव टीपी प्लस टी एन, मतलब टोटल नेगेटिव डिवाइड बाय टोटल। अब ये टोटल क्या है, टोटल पॉजिटिव क्या है, टोटल नेगेटिव क्या है, इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर्मूले को एक रिकॉल दें, जस्ट इजी वर्डिंग में इसको रखें, इसको साइड पे बिल्कुल दूर करके कोने में लिख लें, बेशक रजिस्टर पे जहाँ पे भी लिखना चाहते हैं आप लोग, बिल्कुल इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इसको हम आगे जाके इसको बिल्कुल सॉल्व करेंगे, पूरा बिल्कुल बिल्कुल पूरा सॉल्व करेंगे। प्रिसीजन, प्रिसीजन क्या होती है, प्रिसीजन होती है कि मोर प्रिसाइज वैल्यू, मतलब कि हम प्रिडिक्शन और एक्चुअलिटी, मैं आपको बताया था ना कि पीछे कंफ्यूजन मैट्रिक्स के टेबल में प्रिडिक्शन और एक्चुअलिटी, अब हम जो प्रिसाइज है ना वो एक्चुअलिटी प्रिडिक्टेड कि हम प्रिसाइज वैल्यूज को निकालने के लिए यूज करते हैं। मतलब प्रिसीजन को हम क्यों यूज करते हैं कि एक्चुअलिटी और प्रिडिक्शन की वैल्यूज निकालने के लिए, और इसका फॉर्मूला था टीपी, टीपी मतलब टोटल पॉजिटिव डिवाइडेड बाय प्रिडिक्टेड यस। प्रिडिक्टेड यस क्या है ये भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी, बिल्कुल अभी नहीं टेंशन है, जस्ट फॉर्मूले पे आप लोग गौर करें। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, अगला थर्ड मैट्रिक है रिकॉल। मैं आपको बताया था ना 4 मैट्रिक्स होते हैं, अब इसमें थर्ड मैट्रिक है रिकॉल। रिकॉल मैट्रिक क्या होता है, रिकॉल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल पॉजिटिव डिवाइडेड बाय एक्चुअल यस। इसका क्या फॉर्मूला होता है, टोटल पॉजिटिव डिवाइडेड बाय एक्चुअल यस। अभी एक्चुअल यस क्या है, टीपी, टीपी की फुल फॉर्म से मैंने बता दी टोटल पॉजिटिव। अब ये फॉर्मूला कैसे वर्क करता है, और रिकॉल होता है कि एक्चुअलिटी और प्रेडिक्शन की वैल्यूज को रिकॉल करना, उनको रिवाइज करना, उनकी वैल्यूज को दोबारा रिवाइज करके निकालना, ठीक है, वैल्यूज कंप्यूट करना। तो हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स पे अप्लाई करने के लिए। कंफ्यूजन मैट्रिक्स के अंदर से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करके हम लोग लेके आते हैं और इसके अंदर पुट करके आंसर निकालते हैं। वो कैसे आंसर निकालते हैं ये भी हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। अगला फॉर्मूला है एरर रेट का। मैंने आपको बताया था ना कि स्पैम नॉट स्पैम में एरर आ गए होंगे कि इतने परसेंट स्पैम होना चाहिए, इतने परसेंट नॉट स्पैम, तो एरर मेरिंग आ रही थी, कुछ स्पैम में चले गए थे ईमेल्स हमारे, कुछ इनबॉक्स में ईमेल्स चली गई थी, मतलब अनयूजुअल डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी, मतलब सही क्लासिफिकेशन नहीं हुई थी। तो उस एरर रेट को हम मेजर करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं जो फॉर्मूला है 1 माइनस एक्यूरेसी। अब ये फॉर्मूला कंप्यूट करने के बाद कैसे आंसर निकलता है, सब कुछ कैसे होता है, ये मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। अब आगे समझने की हम लोग कोशिश करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब ये वो एग्जांपल आ गया जिसपे हम लोग पहले तो हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स का पहले मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे, ठीक है, उसके बाद ये फॉर्मूला से हम वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। अब ये वाली साइड तो अब आप लोग छोड़ दें, मतलब ये वाली साइड तो अब आप जाने दें, अभी आप सिर्फ इस साइड पे रहे, ठीक है। अब हम इसको मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ। एग्जाम्पल का सिनेरियो पहले समझ लें। एग्जाम्पल का सिनेरियो है कि एक पर्सन है, ठीक है, वो डॉक्टर के पास गया कि अपना चेकअप करवाने के लिए कि मुझे बीमारी है या नहीं, ठीक है। वो डॉक्टर के पास गया अपने चेकअप कराने के लिए कि उसको बीमारी है या नहीं, ठीक है। अब ये देखें एक्चुअलिटी, ठीक है, एक्चुअलिटी अब देखें, अब एक्चुअल में भी नो यस का है कि नो यस नहीं हो सकता, हो भी सकता है, प्रिडिक्शन में भी नहीं हो सकता, हो भी सकता है नो यस। ये अपना ध्यान रखना है, हर सिनेरियो में नो यस की चीज तो जरूर होगी, ठीक है। अब ये डॉक्टर है, ठीक है, अब उसको बीमारी है या नहीं, प्रिडिक्शन मतलब कि है या नहीं, मतलब नो या यस, मतलब नो नहीं है, यस मतलब है,
तो नो यस है इधर भी, एक्चुअलिटी में भी नो यस है। दो दो गेम्स हैं इसमें चल रही है। मैंने आप लोगों को बताया था ना पीछे टेबल में कि एक्चुअलिटी और प्रेडिक्शन की गेम है कंफ्यूजन मैट्रिक्स, तो ये वो गेम है, ये वो गेम है जो स्टार्ट होने जा रही है। ठीक है, गेम की तरह समझेंगे, बहुत ईजी वर्डिंग में समझेंगे, बहुत आसानी से समझेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे। ठीक है, अभी 165 क्या है? 165 हमारा टोटल सैंपल है जो हमने लिया है, जिस पे हम वर्क करने जा रहे हैं। ठीक है, ये टोटल हमारा सैंपल है। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट्स, एक्चुअलिटी मतलब नो यस, हमने दो इसमें आउटपुट्स ले ली। नो यस हो सकते हैं। क्लासिफिकेशन किस टाइप की? क्लासिफिकेशन मल्टीपल क्लासिफिकेशन भी होती है, ठीक है, डबल क्लासिफिकेशन में। तो अब ये देखिए दो क्लासिफिकेशन होगी। नो यस मतलब नो यस, दो क्लासिफिकेशन टाइप्स होगी। प्रेडिक्शन में भी दो क्लासिफिकेशन टाइप होगी, नो यस। ठीक है, अब एक्चुअलिटी में तो उसको बीमारी नहीं है या है, ठीक है, प्रेडिक्शन में भी उसको बीमारी नहीं है या है। एक्चुअलिटी में अब उस बंदे को बीमारी नहीं है, मतलब कि नो। प्रिडिक्शन में भी देखिए एक्चुअलिटी में उसको बीमारी नहीं थी, वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसको चेक किया, डॉक्टर ने चेक करने के बाद प्रिडिक्ट किया कि हाँ जी आपको बीमारी नहीं है, तो ये नो नो हो गया। नो नो मतलब एक्चुअलिटी और रियलिटी की जो ऑब्जर्वेशन थी वो प्रिडिक्शन जो सच होके आया मतलब कि नो थी, तो उसने हमें ये एक वैल्यू जनरेट करके देगा इस कॉलम के अंदर। वो कैसे होंगी देखें। अब जैसे नो की बात होगी ना, जब हम नो की बात होगी तो आपने ऊपर नीचे दोनों कॉलम्स में एन एन पहले मेंशन कर देना है, एन एन पहले मेंशन कर देना याद से। ठीक है स्टूडेंट्स, एन एन पहले मेंशन कर देंगे, आप लोगों को ध्यान में रहेगा। ठीक है, ताकि आप लोग नेक्स्ट वैल्यूज की तरफ चले जाएं। और जब यस की बात होगी ना तो मतलब है, मतलब कि बीमारी है, मतलब कि पॉजिटिव है। ठीक है, यस नो मतलब नेगेटिव, यस मतलब कि पॉजिटिव। यस मतलब तो हमने पी पी पहले मेंशन कर देना है। पी की क्या फुल फॉर्म है? पी की फुल फॉर्म है पॉजिटिव। ठीक है, एन की फुल फॉर्म क्या है? नेगेटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गई होगी अब आप लोगों को कि ये एन एन कैसे लिखा गया और ये पी पी कैसे लिखा गया। ठीक है, अब ये देखिए नो की बात थी मतलब कि नेगेटिव, तो नो था ना इस टेबल में, इस कॉलम का पहले मेन टॉपिक क्या था? नो था। तो हमने इन दोनों कॉलम्स में पहले से ही नो नो मतलब एन एन मतलब कि नेगेटिव लिख दिया। ठीक है, और ये यस था, तो इधर दोनों कॉलम्स में पहले पहले हमने पी पी मतलब कि पॉजिटिव पॉजिटिव पहले हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है, अब ये टी एफ क्या चीज है? टी है ट्रू चीज और एफ है फॉल्स। ठीक है, अब ये ट्रू फॉल्स कैसा है ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। एक्चुअलिटी में उसको नहीं था मतलब कि नो। प्रिडिक्शन में भी उसने कहा कि नो, मतलब कि एक्चुअलिटी में उसको बीमारी नहीं थी। प्रिडिक्शन में डॉक्टर चेक करने के बाद कहा कि नहीं आपको बीमारी नहीं है, तो ये दोनों मैच कर गई, तो हमने इसके साथ टी लिख दिया मतलब कि ट्रू। नो तो पहले नेगेटिव था, एन तो हमने पहले से लिखा ही लिखा, लेकिन इन दोनों की ऑब्जर्वेशन बिल्कुल मैच कर गई, इनकी कैलकुलेशंस मैच करके, तो हमने इसके साथ क्या लिख दिया? ट्रू। टी ट्रू, इस तरह ट्रू आया है कि दोनों एक्चुअलिटी हमारी जो रियलिटी थी वो प्रिडिक्शन से मैच कर गया, तो हम लोगों ने इसको क्या लिख दिया? ट्रू। नीचे वाले कॉलम में चलते हैं। एन तो हमने पहले से लिखा, ठीक है स्टूडेंट्स, हमने एन तो पहले से लिखा, लेकिन एक्चुअलिटी में तो उसका बीमारी है। प्रिडिक्शन में उसको बीमारी नहीं है, डॉक्टर ने चेक करने के बाद कहा कि नहीं आपको बीमारी नहीं है, नो। ठीक है, तो हमने इसके साथ एफ लिख दिया, मतलब कि दोनों वैल्यूज में क्लैश आ गया, एक्चुअलिटी के साथ प्रिडिक्टेड वैल्यू मैच नहीं कर रही, दोनों क्लैश आ गई हैं। ठीक है, तो हमने इसके साथ क्या लिख दिया? फॉल्स। एक्चुअलिटी प्रिडिक्टेड के साथ मैच नहीं ना किया, आप लोगों को नजर आ रहा है कि ये यस था ये नो था, तो हमने इसके साथ फॉल्स लिख दिया। ऊपर तो मैच कर रही थी कि इधर भी नो था इधर भी नो था, तो इसके साथ मैच कर रही थी, तो हमने इसके साथ ट्रू लिख दिया था। नीचे तो मैच ही नहीं करी, हमने इसके साथ फॉल्स लिख दिया। अब हम इस कॉलम की तरफ चलते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब यस की बात हो मतलब कि पॉजिटिव है तो दोनों कॉलम में हमने पी भी पहले से लिख देना है। अब ये एफ टी कैसे आया? एक्चुअलिटी में इसको बीमारी नहीं है, प्रिडिक्शन में डॉक्टर ने चेक करने के बाद कहा आपको बीमारी है, यस है, तो हमने इसके साथ क्या लिख दिया? फॉल्स। क्यों? क्योंकि एक्चुअलिटी और प्रिडिक्शन के साथ क्लैश आ गया, दोनों की वैल्यूज में क्लैश है। एक्चुअलिटी में तो नहीं था, प्रिडिक्शन में यस हो गया, मतलब कि एक्चुअलिटी और प्रिडिक्टेड के साथ जो हमारी वैल्यूज कंप्यूटेशन हुई वो ठीक नहीं हुई, तो हमने इसके साथ एफ लिख दिया, मतलब कि फॉल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, नीचे वाले कॉलम में चलते हैं। पी तो हमने पहले से लिखा, लेकिन ये ट्रू कैसे हुआ? एक्चुअलिटी में उसको बीमारी है, प्रिडिक्शन में भी उसको बीमारी है, मतलब कि एक्चुअलिटी मतलब रियलिटी ऑब्जर्वेशंस जो मैच कर गई प्रिडिक्शन के साथ, तो हमने इसके साथ लिख दिया ट्रू, मतलब कि दोनों मैच कर गई हैं, तो हमने इसके साथ लिख दिया ट्रू। अब स्टूडेंट्स देखें, अभी 60 और 105 कैसे आया? अब 60 और 105 को जब आप प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाता है? 165। आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि जब इन दोनों को प्लस करें तो हम लोग के पास पूरा डाटा सैंपल होना चाहिए, और ये आता भी है और ये आना चाहिए भी। ठीक है, ये आता भी है। 60 और 105 को जब आप प्लस करेंगे तो ये 165 हो जाएगा, और जब 55 और 110 को आप प्लस करेंगे तो ये 165 हो जाएगा, क्योंकि हमारी प्रिडिक्शन भी ठीक है और एक्चुअलिटी भी ठीक है, दोनों का हम लोग का जो सम है वो ठीक आ रहा है, और ये होना भी चाहिए और ये आता भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस बात को आप लोगों ने ध्यान में रखना है। ठीक है, अब ये बॉक्सेस क्या चीज है? इन बॉक्सेस में क्या फारसी लिखी है? बिल्कुल इस फारसी को पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं जैसे इसको आप अपने कीवर्ड्स में बता देती हूँ, ठीक है, आसान वर्डिंग में बता देती हूँ आप लोगों को। अब ये टी एन क्या चीज है? ठीक है, अब देखिए एक्चुअलिटी में भी नो था, प्रिडिक्शन में भी नो था। एक्चुअलिटी में नहीं था, उसको बीमारी नहीं थी, प्रिडिक्शन में भी उसको बीमारी नहीं थी, तो उसने हमें आउटपुट क्या दी? एन, मतलब कि जब नो की बात थी तो नेगेटिव थी, एन तो यहाँ से ऐसा आया, और ये टी कैसा आ गया? मतलब एक्चुअलिटी और प्रिडिक्शन दोनों मैच कर गई, मतलब एक्चुअलिटी के साथ प्रिडिक्शन मैच कर गई, तो हमने इसका ट्रू लिखा था, तो इन दोनों ने हमें क्या वैल्यूज दी? टी एन, मतलब कि ट्रू नेगेटिव।
नीचे चलते हैं, एफ एन, इस डब्बे को खोल के पढ़ते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं। इस डब्बे में क्या लिखा है, मतलब एक्चुअलिटी में इसको बीमारी है, प्रिडिक्शन में डॉक्टर ने चेक करने के बाद बताया कि आपको बीमारी नहीं है, तो इन दोनों वैल्यूज में क्लैश आया, तो इसने हमें आउटपुट क्या दी, फॉल्स नेगेटिव। एन तो पहले से आया, मतलब नो के वाला कॉलम था, एन तो हमने पहले से लिखा था, और फॉल्स कैसे आ गया कि दोनों वैल्यूज में क्लैश है, प्रिडिक्शन एक्चुअलिटी मैच नहीं की, तो हमने इसके साथ फॉल्स लिख दिया। नेक्स्ट इस कॉलम में चलते हैं, इस कॉलम के डब्बा खोलने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअलिटी में तो उसको बीमारी नहीं थी, प्रिडिक्शन में डॉक्टर ने चेक करने के बाद कहा आपको बीमारी है, बिल्कुल है, तो ये दोनों वैल्यूज में क्लैश आ गया, मतलब एक्चुअलिटी में तो है ही नहीं, इसकी ऑब्जर्वेशन तो इस टाइप की थी नहीं, और प्रिडिक्शन में तो ऑब्जर्वेशन गलत कर दी, प्रिडिक्शन ने उस ऑब्जर्वेशन को गलत कर दिया, मतलब डॉक्टर ने कह दिया नहीं जी बेटा आपको है, कि क्या हो गया, एफ पी, मतलब कि फॉल्स, फॉल्स पॉजिटिव, उस टाइम में क्या वैल्यू जनरेट करके दी, फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है, अब नीचे चलते हैं, अब ये टीपी, टीपी कैसा है, मतलब ट्रू पॉजिटिव, ट्रू पॉजिटिव ऐसी है कि एक्चुअलिटी में इसको बीमारी है, प्रिडिक्शन में भी इसको बीमारी है, मतलब एक्चुअलिटी ऑब्जर्वेशंस तो उसकी ठीक थी, और प्रिडिक्शन में भी डॉक्टर ने ऑब्जर्व करने के बाद जो आंसर दिया वो भी ठीक दिया, मतलब दोनों ऑब्जर्वेशन से मैच कर गई, तो इसने हमें क्या वैल्यू दे दी, टीपी, मतलब कि ट्रू पॉजिटिव, आउटपुट हमें क्या मिली, ट्रू पॉजिटिव। अब आप लोगों को ये पूरे कंफ्यूजन मैट्रिक्स का डब्बा, ये पूरी गेम आप लोगों को समझ में आ गई होगी, मैं बिल्कुल इसमें मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, अगर आप लोग समझने, बिल्कुल आप लोग समझ आ जानी चाहिए, ठीक है, और आप लोग में नोट्स जरूर बनाने हैं, नोट्स बनाने नहीं भूलने, ठीक है। अभी इन फार्मूलाज पे आते हैं, मैंने पीछे आप लोगों को इन फार्मूलाज के जस्ट ओवरव्यू दिया था, मैंने आप लोगों को कहा था इस पर बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम आगे जाके करेंगे, तो बिल्कुल अब हम करने लगे हैं। एक्यूरेसी का क्या फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, एक्यूरेसी का मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया था, टीपी प्लस टी एन डिवाइड बाय टोटल, मतलब कि टीपी मतलब कि ट्रू पॉजिटिव प्लस टी एन मतलब कि ट्रू नेगेटिव डिवाइड बाय टोटल। टीपी की वैल्यू क्या है, मतलब ये ट्रू पॉजिटिव की वैल्यू क्या है, 100, तो ये हमने 100 लिख दिया। टी एन की वैल्यू क्या है हम लोगों के पास 50, और ये हम लोगों ने टी एन की वैल्यू क्या लिख दी है, ये हम लोगों ने 50 लिख दी। इन दोनों को जब आप प्लस करें तो याद जाता है 150, 150 को ये टोटल सैंपल, मतलब ये जो हमारा टोटल सैंपल था 165, ये हमने 165 यहाँ पे लिखना है। जब हमने 150 को 165 से डिवाइड किया तो हमें आंसर क्या मिला, 0.91, हमें एक्यूरेसी क्या मिली, 0.91। अब हम नेक्स्ट मेट्रिक की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट मेट्रिक को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट मेट्रिक को सॉल्व करने वाला फार्मूला मैंने आपको पीछे क्या बताया था, 1 माइनस एक्यूरेसी, ये जो एक्यूरेसी है ना इससे 1 माइनस कर देना है, 1 माइनस 0.91 जब हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.09। ये आप लोग कैलकुलेटर से करेंगे तो आप लोगों के पास भी यही आंसर आएगा। और एरर रेट को फाइंड आउट करने का एक और फार्मूला भी है बच्चों, बिल्कुल एक और फार्मूला भी है, वो फार्मूला है एफ पी प्लस एफ एन, मतलब कि फॉल्स पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव डिवाइड बाई टोटल। फॉल्स पॉजिटिव को आपको ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स की टेबल में से देख लेंगे, फॉल्स पॉजिटिव की वैल्यू क्या 10, और फॉल्स नेगेटिव की वैल्यू हमारे पास क्या है 5, तो 10 प्लस 5 हम लोग करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, 15 डिवाइड बाई टोटल, टोटल वही जो हमारा टोटल सैंपल है 165 का, तो इससे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 0.09। कैलकुलेटर से करना मत ना भूलिएगा आप लोग, ठीक है। अब ये देखिए प्रिसीजन की तरफ चलते हैं। प्रिसीजन क्या है हम लोगों के पास, टीपी डिवाइड बाय प्रिडिक्टेड यस, टीपी डिवाइड बाय प्रिडिक्टेड यस, टीपी मतलब टोटल पॉजिटिव डिवाइड बाय प्रिडिक्टेड यस, टोटल पॉजिटिव की वैल्यू हमारे पास क्या है 100, 100 तो हमने लिख दिया। ये प्रिडिक्टेड यस कहाँ से है, प्रिडिक्टेड और ये यस मतलब कि पॉजिटिव की वैल्यू प्रिडिक्टेड की वैल्यू, तो आउटपुट इसका क्या था 110, टोटल वैल्यूज की क्या थी 110। अब हमने 110 से डिवाइड करना है, अब हमने 165 से डिवाइड नहीं करना, अब हमने इसको प्रिडिक्टेड यस से डिवाइड करना प्रिसीजन वाले फॉर्मूला को। तो 100 डिवाइड बाय 110 जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 0.64। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं रिकॉल की तरफ। रिकॉल का क्या फॉर्मूला है, रिकॉल का फॉर्मूला है टोटल पॉजिटिव डिवाइडेड बाय एक्चुअल यस, ठीक है, टोटल पॉजिटिव डिवाइड बाय एक्चुअल। टोटल पॉजिटिव की वैल्यू हमारे पास क्या थी 100, वो तो हमने 100 वैसी एज इट इज जैसे हमने प्रिसीजन की लिखी थी वैसी लिख दी हमने एज इट इज, ठीक है। एक्चुअल यस क्या है, एक्चुअल यस देखिए टेबल में से, ये एक्चुअल और ये यस, एक्चुअल और ये यस, और इसके आउटपुट टोटल क्या थी 105। अब हमने टोटल पॉजिटिव मतलब 100 डिवाइड बाय 105 कर देना है, 100 डिवाइडेड बाय 105 कर देना है स्टूडेंट्स। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, हम लोग के पास आंसर आ जाएगा इसका 0.95। हम लोग इसके पास क्या आंसर आ जाएगा 0.95। इसको कैलकुलेटर से याद से कर लीजिएगा, इस कंफ्यूजन मैट्रिक्स वाले टेबल को एक दफा अपने हैंड से जरूर सॉल्व कीजिएगा, आप लोगों को उससे ज्यादा बेहतर समझ आएगी। आई होप आप लोग नोट्स साथ साथ मेरे बनाए होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आइए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम इसका सिनेरियो मैं आप लोग को समझा दूं। इसका सिनेरियो इस तरह है कि इतने लोग इंग्लिश स्पीकर्स हैं, इतने लोग नॉन इंग्लिश स्पीकर्स हैं, मतलब कुछ इतने लोग हैं वो इंग्लिश बोल सकते हैं और कुछ इतना इंग्लिश नहीं बोल सकते या वो बोलना नहीं जानते। प्रीवियस एग्जाम्पल क्या थी, प्रीवियस जो मैंने आप लोगों को समझाई है कंफ्यूजन मैट्रिक्स की, वो एग्जाम्पल थी पेशेंट और डॉक्टर की, ठीक है, कि उसमें डिजीज उसको है या नहीं है। इसमें है कि वो इंग्लिश बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते। इसका सिनेरियो कुछ ऐसा,
ठीक है। अब इस सिनेरियो को हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल आसानी से समझेंगे, बिल्कुल जैसे मैं आपको पिछले एग्जांपल समझाई है वैसे मैं अब आपको ये वैसे एग्जांपल समझाऊंगी ताकि आप लोगों का कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब ये एक्चुअल और प्रेडिक्टेड, मैंने आप लोगों को बताया था कि पहले हम लोग टेबल क्रिएट कर लेना है, ठीक है। और मैंने आप लोगों को बताया था ये एक्चुअलिटी और प्रेडिक्शन की गेम है, कंफ्यूजन मैटर किस दो चीजों की गेम है, वो एक्चुअलिटी और प्रेडिक्शन की गेम है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें, वहां भी नो यस की बात हो रही थी, यहाँ पे इंग्लिश स्पीकर्स और नॉन इंग्लिश स्पीकर्स की बात हो रही है, मतलब कि इतने इंग्लिश स्पीकर्स हैं इतने नॉन इंग्लिश स्पीकर है, यहाँ पे भी उन दो चीजों की बात है, ठीक है। मतलब कि इंग्लिश स्पीकर मतलब कि पी, जब यस की बात होगी ना तो हमने पी पहले दोनों कॉलम्स में लिख देना, मैंने आप लोगों को पहले बताया था पिछले एग्जांपल में भी, ठीक है। कि जब यस की बात होगी मतलब इंग्लिश स्पीकर मतलब यस मतलब कि पी, ठीक है। पी हमने दोनों कॉलम्स में पहले लिख देना ऊपर नीचे। नॉन इंग्लिश स्पीकर मतलब नो मतलब नहीं बोलने वाले, तो ये एन होगा, ठीक है, एन होगा। मैंने पिछले एग्जाम्पल में भी आप लोगों को बताया था कि जब नो की बात होगी तो हमने एन एन पहले दोनों कॉलम्स में मेंशन कर देना है, तो हमने इस कॉलम में भी ऊपर नीचे दोनों में एन एन पहले से ही मेंशन कर दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने आप लोगों को नजर भी आ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम इसको आसानी से शुरू करते हैं। 160 क्या है, 160 हमारा सैंपल है, पिछले एग्जांपल में हमारा टोटल कितना सैंपल था, 165 का सैंपल था। अब हमारा कितने का सैंपल है, 160 का सैंपल है स्टूडेंट्स, आप लोगों को नजर आ रहा होगा। अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। अब एक्चुअलिटी ऑब्जर्वेशंस जो है वो ये है कि इंग्लिश स्पीकर इतने हैं, मतलब वो बोलने वाले हैं। प्रिडिक्शन जब प्रिडिक्ट हुआ ना, मतलब जब प्रिडिक्शन अप्लाई हुई, ठीक है, जब सर्वे हुआ उसके बाद पता चला कि हाँ जी इतने इंग्लिश स्पीकर हैं, वो भी बोलने वाले हैं, मतलब एक्चुअलिटी में भी इतने थे और प्रिडिक्शन में भी इतने थे, तो ये दोनों मैच कर गई तो हमें क्या आउटपुट मिली, पी। पी तो हमें मिली जो मैंने आपको कहा था इंग्लिश स्पीकर मतलब यस होगा तो हमने दोनों में ऊपर नीचे पी पहले मेंशन कर देना है, लेकिन हमें साथ में ट्रू मिला, मतलब एक्चुअलिटी और प्रिडिक्शन के साथ दोनों वैल्यूज ऑब्जर्वेशंस मैच कर गई हैं प्रिडिक्शन एक्चुअलिटी की, और हमें वो क्या मिला, टी मतलब के ट्रू। पीपी तो पहले दोनों कॉलम्स में था, ठीक है, पीपी मतलब यस की बात हो रही थी तो हमने पीपी दोनों को कॉलम्स में पहले लिख दिया, मतलब पी से मतलब पॉजिटिव मतलब यस, ठीक है स्टूडेंट्स। ट्रू कैसा है यार, ट्रू मतलब एक्चुअलिटी और प्रिडिक्शन दोनों मैच कर गई तो हमने इसके साथ लिख दिया ट्रू। समझ में आ गई होगी आप लोगों को मेरी बात। अब नेक्स्ट कॉलम में चलते हैं। नेक्स्ट कॉलम है एफ आई आर, ठीक है स्टूडेंट्स, एफ आई आर मतलब एक्चुअलिटी में तो इतने नॉन इंग्लिश स्पीकर नहीं है, प्रिडिक्शन ने कहा कि नहीं इतने इंग्लिश स्पीकर हैं, मतलब प्रिडिक्शन ने कहा कि हाँ जी इतने इंग्लिश स्पीकर हैं, तो मतलब कि ये हो गया फॉल्स पॉजिटिव, मतलब कि एक्चुअलिटी के ऑब्जर्वेशंस के साथ प्रिडिक्शन मैच नहीं की गई, मतलब एक्चुअलिटी के साथ प्रिडिक्शन मैच नहीं हुई, ऑब्जर्वेशंस तो ये थी लेकिन प्रिडिक्शन ने जब प्रिडिक्शन हुई प्रिडिक्ट हुआ तो वो ऑब्जर्वेशंस पे गलत हो गया, तो हमें इसके साथ फॉल्स मिला था। इतने कितने इंग्लिश स्पीकर थे एक्चुअलिटी में, तो प्रिडिक्शन में इतने इंग्लिश स्पीकर हैं तो हमें क्या मिली वैल्यू फॉल्स मतलब के एफ, ठीक है। पी तो हमने पहले से लिखा ही था। चलो अब आगे चलते हैं इस कॉलम में, ठीक है। इस कॉलम में ऐसे कि एन एन तो हमने पहले से लिखा, नॉन इंग्लिश स्पीकर मतलब नो की बात हो तो मैंने आप लोगों को कहा था ऊपर नीचे दोनों कॉलम्स में एन एन लिख देना है। ये एफ टी क्या है मतलब फॉल्स ट्रू की क्या गेम है, इसमें मैं आप लोगों को बताती हूँ। अब वो इस तरह के एक्चुअलिटी में तो था कि इतने इंग्लिश स्पीकर मतलब कि हैं, और प्रिडिक्शन में कहा कि इतने इंग्लिश स्पीकर नहीं है, मतलब इतने नॉन इंग्लिश स्पीकर है, मतलब कि इतने इंग्लिश बोलने वाले सब स्पीकर नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया कि हम लोगों को वैल्यू मिल गई फॉल्स, मतलब कि प्रिडिक्शन हमारी गलत हो गई, मतलब एक ऑब्जर्वेशंस जो थी ना एक्चुअलिटी जो हमारी ऑब्जर्वेशंस थी उसके साथ प्रिडिक्शन वाली ऑब्जर्वेशंस मैच ही नहीं की, प्रिडिक्शन हमारी गलत हो गई है तो हमने इसके साथ फॉल्स लिख दिया, दोनों वैल्यूज में क्लैश आ गया। इतने तो इंग्लिश स्पीकर थे यहाँ पे और प्रिडिक्शन में इतने इंग्लिश स्पीकर नहीं है, समझ में आ रही है ना आप लोग को ये बात कि इधर नहीं है इधर क्लैश आ चुका है। तो जब मैंने आप लोग को बताया था कि जब क्लैश आ जाए ऑब्जर्वेशंस के दरमियान तो हम इधर लिख देते हैं फॉल्स, मतलब कि फॉल्स, ठीक है। एन तो हमने पहले से लिखा ही था, मतलब कि नॉन की बात हुई थी तो नो था तो हमने एन पहले से लिख दिया था। अब हम नेक्स्ट कॉलम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कॉलम है बच्चों मतलब कि ट्रू एन, ठीक है, टी एन मतलब टोटल मतलब ट्रू नेगेटिव। अब ये कैसा है, एक्चुअलिटी में इतने नॉन इंग्लिश स्पीकर नहीं है, प्रिडिक्शन में प्रिडिक्ट होने के बाद कहा कि नहीं इतने नॉन इंग्लिश स्पीकर नहीं है, मतलब कि दोनों वैल्यूज एक्चुअलिटी ऑब्जर्वेशन का प्रिडिक्शन मैच कर गई है दोनों की, तो हमने इसके साथ टी लिख दिया मतलब कि ट्रू, ठीक है। जब मैच कर जाए तो हम लोग क्या लिखते होते हैं, ट्रू। आई होप सब आप लोगों को ये सिनेरियो ये टेबल समझ में आया होगा। अब मैंने बताया था कि जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे मतलब एक्चुअलिटी के यस नो को जब हम प्लस करेंगे 101 और 59 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आना चाहिए 160, हमारे टोटल सैंपल आना भी चाहिए और ये आता भी है, ये आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। और हाँ आपने नोट्स बनाने तो आपने बिल्कुल भी नहीं भूलने, ठीक है बच्चों। अब हमने प्रिडिक्टेड का नो यस को देख लेना है कि इंग्लिश स्पीकर और नॉन इंग्लिश स्पीकर इन दोनों को प्लस करके हमारा 160 ही आना चाहिए और ये आएगा भी, ठीक है। तो ये 160 ही आता है, 109 और 51 को प्लस करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 160। तो अब हम लोग ने क्या देखना है, अब हम लोग ने ये देखना है कि इंग्लिश स्पीकर है ना इतने, ठीक है, इंग्लिश स्पीकर। अब हम लोग ने देख लेना है, अब इस कॉलम का जो बॉक्स है इस बॉक्स को हमने खोल के समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। मैं इनको उर्दू वर्डिंग में समझाऊंगी, बिल्कुल इसकी टेक्सटिंग को रीड नहीं करूंगी और आप लोगों ने भी इसको बिल्कुल रीड नहीं करना, आप लोगों ने जैसे इसको ऊपर ऊपर से समझने की कोशिश करनी है, ठीक है।
मतलब आप लोगों ने टेक्सटिंग को नहीं समझना, ऊपर ऊपर का मतलब है कि टेक्सटिंग को नहीं आप लोगों ने पढ़ना, ठीक है। अब वो ये इस तरह, ठीक है स्टूडेंट्स, टीपी मतलब कि ट्रू पॉजिटिव, जब एक्चुअलिटी में भी यस था, मतलब कितने इंग्लिश स्पीकर थे, प्रिडिक्शन में भी कहा कि इतने इंग्लिश स्पीकर हैं, तो हमें क्या आउटपुट मिली, ट्रू पॉजिटिव, मतलब कि टीपी, कि हमारी ये एक्चुअलिटी प्रिडिक्शन सेम होगी ना, तो हमें आंसर क्या मिला, टीपी। अब नीचे चलते हैं, एक्चुअलिटी, अब इस बॉक्स की तरफ चलते हैं। इस बॉक्स को मैं समझाऊंगी आप लोगों को कि एक्चुअलिटी में तो इतने इंग्लिश नॉन इंग्लिश स्पीकर थे, और प्रिडिक्शन में कहा कि इतने इंग्लिश स्पीकर हैं, मतलब एक्चुअलिटी प्रिडिक्शन गलत हो गई, इसके ऑब्जर्वेशन के साथ मैच नहीं की गई वैल्यूज, तो इसने हमें आउटपुट में क्या दे दी, दो वैल्यूज, फॉल्स पॉजिटिव एफ पी, ठीक है, दो हमारे आउटपुट्स निकली, वो थी फॉल्स पॉजिटिव एफ पी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट उसकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग के पास है एफ एन। अब इस बॉक्स को हम समझने की कोशिश करेंगे। इस बॉक्स में है कि फॉल्स मतलब फॉल्स नेगेटिव, मतलब एक्चुअलिटी में तो इतने इंग्लिश स्पीकर थे और प्रिडिक्शन में इतने नॉन इंग्लिश स्पीकर हैं, मतलब कि इतने बोलने वाले नहीं थे, तो हमें आउटपुट क्या जनरेट होकर मिली, फॉल्स नेगेटिव। इस डब्बे को मैं समझा रही हूँ, जो डब्बा है इसको समझा रही हूँ, आउटपुट क्या मिली, फॉल्स नेगेटिव। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब नॉन की बात हो, नो की बात हो, तो हम एन तो पहले लिखते हैं, फॉल्स कैसे आगे फॉल्स, अब आप लोगों को यहाँ से समझ जाओ, क्योंकि एक्चुअलिटी और प्रिडिक्शन का मैच नहीं हुआ, तो हमने इसके साथ फॉल्स लिख दिया। अब आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट कॉलम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कॉलम है ट्रू नेगेटिव का, कि आउटपुट हमें ट्रू नेगेटिव कैसे मिली, कि एक्चुअलिटी में तो नॉन इंग्लिश स्पीकर थे इतने, और प्रिडिक्शन में भी हमें इतने नॉन इंग्लिश स्पीकर्स मिले हैं, ठीक है, वो कि इतने नहीं बोलने वाले, इतने लोग इंग्लिश बोलना नहीं जानते या वो बोलते नहीं है, तो ये हमारी प्रिडिक्शन और एक्चुअलिटी रियलिटी हमारी मैच करके ऑब्जर्वेशन के साथ, तो हमने इसके साथ लिख दिया ट्रू नेगेटिव, मतलब कि एन एन तो हमने पहले से लिखा था इस कॉलम में, क्योंकि नॉन की बात थी, नो की बात थी, तो हमने टी पहले, टी इसके बाद में एक्चुअलिटी और प्रेडिक्शन के ट्रू होने के बाद हमने ट्रू लिख दिया, मतलब आउटपुट हमें दो मिली ट्रू नेगेटिव, ठीक है। अब हम लोगों ने ये भी आप लोग समझा चुकी हूँ। अब हम लोगों ने ये जो फार्मूलाज हैं इनको कंप्यूट करना है इस मैट्रिक्स के थ्रू, इन फार्मूलाज को हमने कंप्यूट करना है इस मैट्रिक्स के थ्रू। अब वो कैसे, एक्यूरेसी का फार्मूला जैसे हमने पहले भी हम पीछे एक एग्जाम्पल में कंप्यूट कर चुके हैं कि एक्यूरेसी का फार्मूला होता है टोटल पॉजिटिव प्लस टोटल नेगेटिव डिवाइडेड बाई टोटल पॉजिटिव। अब हम अपने इस टेबल में से देख लेंगे कि टोटल पॉजिटिव की क्या वैल्यू है। टोटल पॉजिटिव की हमारे पास वैल्यू है 90, और टोटल नेगेटिव की हमारे पास क्या वैल्यू है 40, तो 90 प्लस 40 हम लोग करते हैं तो क्या आता है आंसर, 130 आता है हम लोगों के पास आंसर। तो 130 डिवाइडेड बाय 160, 160 कैसा है टोटल, जो हमारा टोटल सैंपल है, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि अपने सैंपल को आप लोगों ने भूलना नहीं है स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग ने 130 डिवाइड बाय 160 किया, तो हमें आंसर क्या मिल गया 0.81। ये आप लोग कैलकुलेटर से भी कंप्यूट करेंगे तो आप लोगों को इसका आंसर यही मिलेगा। उसके बाद हम लोग ने एरर रेट पे जाना है। एरर रेट का क्या फॉर्मूला होता है, एरर रेट का फॉर्मूला होता है 1 माइनस एक्यूरेसी। जो हमने एक्यूरेसी का आंसर निकाला है ना, हम उससे 1 माइनस करना होता है, ठीक है। तो 1 माइनस एक्यूरेसी करेंगे, 1 माइनस 0.81 करेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0.91। और मैंने आप लोगों को पीछे भी एग्जांपल में बताया था कि एरर रेट को कंप्यूट करने के दो फार्मूलाज हैं। दूसरा फार्मूला क्या है, वो ये नीचे वाला है, वो ये है, मतलब कि फॉल्स पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव डिवाइडेड बाय टोटल। फॉल्स नेगेटिव आप लोग फॉल्स पॉजिटिव की वैल्यू आप लोग देख लेंगे, हमारे पास 19 है, और फॉल्स नेगेटिव की वैल्यू हमारे पास क्या क्या है 11। जब इन दोनों को प्लस करेंगे, उसके काउंट के उसके टोटल को जब हम टोटल के अपने टोटल सैंपल के साथ डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 0.18। ये लोग ये आप लोग कैलकुलेटर्स करेंगे तो आप लोगों के पास भी यही आंसर आएगा। आप लोगों ने अपने कैलकुलेटर के साथ रहना है, और आप लोगों ने इस एग्जाम्पल के साथ साथ रहना है, अपनी कंप्यूटेशन आप लोगों ने साथ साथ करती रहना है, ठीक है, साथ से स्टेप बाय स्टेप आप लोग करते रहना, कोई स्टेप मिस नहीं करना, ठीक है। और की पॉइंट्स और की नोट्स बना रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, आपने नोट्स बनाए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रिसीजन, थर्ड मीट्रिक है प्रिसीजन। अब प्रिसीजन कैलकुलेट करना है हमने। प्रिसीजन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, टीपी डिवाइड बाय प्रेडिक्टेड यस। टोटल पॉजिटिव की वैल्यू हमारे पास क्या है 90। टीपी की फुल फॉर्म तो आपको समझ में आ गई होगी कि टीपी की फुल फॉर्म क्या है, टोटल पॉजिटिव। और प्रेडिक्टेड यस क्या है, मतलब ये प्रेडिक्टेड और ये यस, मतलब इंग्लिश स्पीकर, जब मैंने आपको कहा था जब यस की बात आ जाती है, हाँ की बात आ जाती है, तो हम उसके साथ पी लिख देते हैं। तो अब हमने इंग्लिश स्पीकर की यस का आउट देखने है तो वो 109 है प्रेडिक्टेड, और ये यस का आउट देखना है तो 109 है। तो प्रेडिक्टेड टोटल पॉजिटिव डिवाइड बाय हम प्रेडिक्टेड यस से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 90 डिवाइड बाय 109 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0.82। इस तरीके से हमारी प्रिसीजन कैलकुलेट हो जाएगी। थर्ड मीट्रिक भी हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। अब फोर्थ मीट्रिक है हमारे पास है रिकॉल का। रिकॉल का फॉर्मूला क्या है, टोटल पॉजिटिव डिवाइडेड बाय एक्चुअल यस। टोटल पॉजिटिव डिवाइडेड बाय एक्चुअल यस। टोटल पॉजिटिव की वैल्यू क्या है हम लोगों के पास, वही 90 है जो हमने पहले भी टेबल में से देखी है। अब एक्चुअल यस क्या चीज है, एक्चुअल यस की वैल्यू क्या है, ये एक्चुअल और ये यस, मतलब इंग्लिश स्पीकर यस। मैंने आप लोगों को बताया जब यस की बात है तो हम पी लिखते हैं, तो एक्चुअल यस मतलब एक्चुअल यस की वैल्यू आउट किया हम लोग के पास 101। मतलब कि अब हम टोटल पॉजिटिव 90 डिवाइडेड बाय 101 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा
0.89। ये आप लोगों ने कैलकुलेटर पे साथ साथ करना है, ठीक है। और इस एग्जाम्पल को भी साथ साथ अपने नोट्स पे साथ साथ कैलकुलेट करते रहना है, साथ साथ करते रहना है, ताकि आप लोगों का कोई पॉइंट भी मिस नहीं हो। आई होप सो अब सेकंड एग्जाम्पल के साथ आप लोगों का कंफ्यूजन मैट्रिक्स और क्लियर हो गया और ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया हो। थैंक यू सो मच गाइज।